नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास के अंतर्गत लेक्चर नंबर 16 लेक्चर आज कंप्लीट होने वाली है और इसके अकॉर्डिंग आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे विश्व इतिहास को समझने के लिए फ्रांस की क्रांति का जो रोल है बेहद ही अहम हो जाता है। और इस मामले में देखें तो पिछला जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ अमेरिकी क्रांति, उससे भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी फ्रांस की क्रांति की वजह से आप देखेंगे तो कई सारी यहाँ पे विचारों का यहाँ पे जन्म होगा, कई सारी संस्थाओं का जन्म होगा और आगे चल के सिर्फ और सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को आने वाले लगभग 200 सालों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहेगा। तो जब ये 200 सालों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा देखिए आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है इसी में निकल जाएगा। और अगर मैं फ्रांस की क्रांति की सिर्फ बात करूँ तो कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। अगर इसमें नेपोलियन को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरा का पूरा ये फ्रांस की क्रांति आपको कंप्लीट होने में आप देखेंगे तो लगभग ये 25 सालों तक यहाँ पे लग जाता है। तो काफ़ी इस 25 सालों में देखेंगे तो बहुत बड़ा जो एक रेडिकल चेंज आपको दिखाई देगा वो हमें इस फ्रांस की क्रांति के माध्यम से समझने का मौका मिलेगा। और यही जो चेंज है, देखिए यही जो चेंज है, यही जो परिवर्तन है यूरोप में जहाँ जहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा, यूरोप में अब पूरी तरीके से जो भी वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, राजनीतिक गतिविधियाँ भी बदलती रहेगी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा फ्रांस की क्रांति। आगे चल के जब नेपोलियन आएगा तो एक नेशनलिज्म का जो भावना आएगा वो भी काफ़ी ही यूरोप को प्रभावित करेगा। और आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पूरा का पूरा देखिए जो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं यूरोप को केंद्रित में रख के ही करने वाले हैं। अर्थात अधिकतर जो टॉपिक है पूरा का पूरा यूरोप का ही है। और उस यूरोप को समझने के लिए आपको इस फ्रांस की क्रांति को बेहद ही शानदार तरीके से समझना पड़ेगा। और मेरा जो देखिए समझाने का जो यहाँ पे प्रयास होगा बिल्कुल वर्तमान में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे हम लोग यूपीएससी की बात कर ले, स्टेट पीसीएस की बात कर ले, तो अब वो जमाना गया कि कोई पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या है, नेपोलियन के उदय के कारण क्या है। क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के साथ साथ आपको एक डीपली, ठीक है, एक वर्टिकल एनालिसिस की भी यहाँ पे ज़रूरत होगी। किसी भी एक कारण को लेकर प्रश्न यहाँ पे काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आप रट के इसे पूरा नहीं कर सकते हैं कि कारणों को रट लें और जाके एग्जाम में लिख दें। फिर वैसे में आपका आंसर राइटिंग भी कहीं से भी प्रभावशाली यहाँ पे नहीं होगा। और उसी को ठीक करने के लिए यहाँ पे मेरा प्रयास होगा कि हर एक बिंदु को आपको समझाते हुए घटनाक्रम प्लस उसमें जो भी चेंजेज हो रहा है उस परिवर्तन को समझाते हुए चलूँ। और आपका एक मूल्यांकन करने का जो अप्रोच होना चाहिए, एनालिटिकल जो पावर होना चाहिए, वो आपको डेवलप करना होगा। और तब आसानी से आप आंसर राइटिंग करेंगे, मार्क्स का आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की। ये सीरीज़ देखिए पूरे के पूरे हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के की जा रही है, पूरा डिटेल्स एनालिसिस के साथ, गहन विश्लेषण के साथ किया जा रहा है। पीछे के लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इस सीरीज़ की इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरी की पूरी देखिए PDF, ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे अपलोड की जा रही है। तो आप लोग PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर ले। ध्यान रखिएगा IAS एनालिसिस देखिएगा नीचे यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रांस की क्रांति 1789। ये वही घटना है जिससे अगर आप बात करेंगे कि भारत आज़ाद कब हुआ तो आप बोलेंगे कि 1947। ठीक उसी तरीके से है फ्रांस की क्रांति 1789 में एग्जैक्ट वहाँ जो क्रांति हुई, सफल हुई कि ये असफल हुई ये तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जो भी डायमेंशन मैंने बांटा हुआ है, देखिए डायमेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। पृष्ठभूमि में एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर फ्रांस की क्रांति क्या था। क्रांति के चरणों को इसमें हम लोग देखते चलेंगे। और ये जो चरण है इसमें 4-5 चरण है और इन्हीं 4-5 चरणों को, ठीक है, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हर तरीके से एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न छूट ना पाए। और यहाँ पे जो विभिन्न चरण है, इन चरणों की तो मैं जितनी यहाँ पे बातें करूँ वो कम है, क्योंकि इस चरण को समझना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि एक एक चरण देखेंगे तो संवैधानिक राजतंत्र आएगा, फिर गणतंत्र आएगा, उसके बाद से पुनः यहाँ पे गणतंत्र आएगा, लेकिन इसमें अनुपात कम हो जाएगा।
उसके बाद से पुनः चतुर्थ चरण में नेपोलियन एक तानाशाही, एक साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से एक शासक आ जाएगा। तो ये जो चरण है, एक एक चरण हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद से इसका इम्पैक्ट, प्रभाव स्वरूप, इस तरीके से भी प्रश्न काफ़ी पूछा जा चुका है। और यहाँ पे जो फाइनली, ठीक है, नेपोलियन का जो उदय होगा, इसको हम लोग सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और ख़ासकर उसकी जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पृष्ठभूमि की। लेकिन नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑप्शनल को यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पृष्ठभूमि के रूप में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही शेयर किया कि यह यूरोपीय इतिहास को अगर देखा जाए, ठीक है, इस यूरोपीय इतिहास में, बल्कि पूरा का पूरा एक विश्व इतिहास में अगर एक महान घटना अगर बोला जाए तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी संस्थाओं का, जो भी विचारधाराओं का विकास होगा, यूरोप को नहीं बल्कि आने वाले पूरे विश्व को भी लगभग देखेंगे तो 200 वर्षों तक किसी न किसी रूप में यह प्रभावित करता रहेगा। चाहे हम लोग वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता की बात कर ले, मानव अधिकारों की बात कर ले, या फिर हम लोग संवैधानिक राजतंत्र, प्रजातंत्र, ठीक है, ये ऐसे चीज़ों की वहाँ पे बात कर ले। तो पूरा एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यूरोप का जो आधुनिकीकरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप ध्यान रखिएगा, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, अमेरिकी क्रांति सब थोड़ा सा बाहर निकलिए आप लोग, ठीक है। तो यूरोप के आधुनिकीकरण में अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इस पुनर्जागरण में हुआ क्या था, तो एंशिएंट एरा के समय जो भी वहाँ पे, ठीक है, क्लासिकल जो कला साहित्य को पुनः यहाँ पे पुनरुत्थान किया गया। उसमें लैटिन ग्रीक हो गया, लैटिन ग्रीक साहित्यों को यहाँ पे दोबारा स्टडी किया गया। प्रबोधन काल में देखेंगे तो पूरा का पूरा एक जो विचारधारा के स्तर पे ही बल्कि सीमित नहीं रहा, बल्कि एक वैज्ञानिक तर्क को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। हर चीज़ को यहाँ पे, मतलब आप प्रैक्टिकल के रूप में इसे समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रैक्टिकल हो गया और पुनर्जागरण थ्योरेटिकल चीज़ों पे, सैद्धांतिक चीज़ों पे अधिक बल देगा। लेकिन इसमें जब धर्म सुधार आंदोलन का आप जोड़ देंगे, इस धर्म सुधार आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जो भी प्रोटेस्टेंटवादियों ने उस कैथोलिक धर्म के खिलाफ अपना अभियान चलाया, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा इस फ्रांस की क्रांति को जागृत करने में, जगाने में। क्योंकि यही जो धर्म सुधार आंदोलन था, इसी के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से धीरे धीरे यह 30 वर्षीय युद्ध की तरफ चला गया। वेस्टफेलिया की संधि हुई और उस 30 वर्षीय युद्ध में देखेंगे तो जो फ्रांस के जो शासक थे बिल्कुल ही प्रोटेस्टेंटवादियों का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। भले ही ये लोग कैथोलिक थे, लेकिन प्रोटेस्टेंटवादियों का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब कि वेस्टफेलिया की संधि के बाद से पूरे यूरोप में देखेंगे तो यही जो फ्रांस है बहुत ही एक मजबूती से खड़ा हुआ। और उस समय ऐसा बोला जाता था कि जब फ्रांस को जुकाम होता था तो पूरा यूरोप छींकता था। आज बोलते हैं ना, जब चौधरी को जुकाम होता है, अर्थात अमेरिका को जुकाम होता है तो पूरा विश्व छींकता है। तो उस समय कहावत थी कि जब फ्रांस को जुकाम होता था तो पूरा यूरोप छींकता था। अर्थात इसमें कुछ शासकों का नाम इम्पोर्टेंट है, जैसे लुई 13 और 14, काफ़ी ही ये लो पावरफुल शासक हुआ, स्वेच्छाचारी शासक भी हुआ, निरंकुशता को बढ़ावा भी दिया। अब इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि देखिए, फ्रांस की क्रांति जो थी 1789 से पहले, अब ध्यान रखिएगा, 1789 से पहले यूरोप के प्रश्नों का यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कर रही थी। अब ये 1789 से पहले यूरोप क्या था, ये तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, एक मैं ओवरव्यू देने का प्रयास करता हूँ, इसको आप पुनः लिंक कीजिए उस पुनर्जागरण और उस प्रबोधन काल के टॉपिक से। ये किस प्रकार से प्रबोधन काल तक आते आते जो एक से एक विचारक हुए, रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, कांट, दिदरो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे विचारक सामने आए। लेकिन इन विचारकों के सामने के आने के बाद, ठीक है, पूरी तरीके से हम दोनों लोग देखेंगे कि एक जो मध्यम वर्ग का विकास होगा, एक मिडिल क्लास का विकास होगा, पूरा ही एक, ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन का यहाँ पे साक्षी बनते हुए नजर आ रहा था। और उसी मिडिल क्लास की सहयोग से अगर देखा जाए तो शासक है धीरे धीरे अपने शक्तियों को बढ़ाने लगा, क्योंकि पुनर्जागरण जनित चेतना से शासक के अंदर भी काफ़ी क्षमता आ चुकी थी, जागृति आ चुकी थी। और प्रबोधन काल ने
जैसे ही यहाँ पे पूंजीपति व्यवसायिक क्रांति का ठीक एक तरीके से जन्म हो गया, तो धीरे धीरे उसके पास रेवेन्यू जनरेट होने लगा। और प्रबोधन काल तक आते आते आप देखेंगे तो शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो भी सामंतीवादी व्यवस्था थी, कुलीन चर्च व्यवस्था थी, इनको तब तक ठीक है कंट्रोल नहीं करके अपनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता था। अर्थात इनकी शक्ति को कम करना शासक के लिए काफ़ी जरूरी था। और यही तो हो रहा है कि 1789 से पहले देखिए यूरोप के प्रश्नों का जो जवाब है, देखिए जो भी उस समय यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है, जैसे कि राजतंत्र वर्सेस कुलीन, इनके बीच क्या संबंध था, सब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है राजतंत्र वर्सेस मध्य वर्ग के बीच क्या संबंध था, कुलीन वर्सेस मध्य वर्ग के बीच क्या संबंध था, और यहाँ पे मध्य वर्ग वर्सेस निम्न वर्ग के बीच क्या संबंध था। इसका मतलब कि उस फ्रांसीसी समाज में जितना भी देखिए वर्ग मौजूद था, मेनली अगर देखा जाए तो उसको 3 कैटेगरी में बांट के देखा जाता है, जैसे कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में जो लोग होते हैं पादरी होते हैं, द्वितीय स्टेट में जो लोग होते हैं सामंत और कुलीन होते हैं, और तृतीय स्टेट में जो लोग होते हैं उसमें मध्य वर्ग और निम्न वर्ग आते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यही बांट दिया गया है। तो देखिए अब 1789 से पहले अगर देखा जाए यहाँ पे तो राजतंत्र और कुलीन के बीच किस प्रकार से संबंध था। अब आपको बिल्कुल ही आइडिया लग गया होगा कि 1789 से पहले राजतंत्र और कुलीन के बीच जो संबंध था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत शासक की शक्ति लुई 13 और 14 के समय यहाँ पे बढ़ चुकी थी और कुलीनों की शक्ति धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही थी। उसी तरीके से राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच हमने देखा था कि इस प्रबोधन काल में आते आते व्यावसायिक क्रांति और पुनर्जागरण के फलस्वरूप मध्य वर्ग और राजतंत्र के बीच एक अच्छा खासा यहाँ पे संबंध बन चुका था। अर्थात मध्य वर्ग एक बैसाखी की तरह राजतंत्र को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और अपनी महत्वाकांक्षा को भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की यहाँ पे भागी बनते जा रहा है। कुछ यही मामला चल रहा था। उसके बाद से यहाँ पे कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग, इनके दोनों के बीच हितों का टकराव था, क्योंकि कुलीन वर्ग को आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पुनर्जागरण के समय ही ऑलरेडी व्यवसायिक क्रांति जो एक पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, उससे क्या हुआ तो कुलीनों की जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई। क्योंकि कुलीनों की जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही देखिए प्राथमिक क्रिया ठीक है प्रणाली पे टिका हुआ था, कृषि अर्थव्यवस्था पे टिका हुआ था। और जैसे ही एक पूंजीपति वर्ग का विकास होना शुरू हुआ, मुद्रा का भी उस समय काफ़ी हद तक विकास हो चुका था। तो अब कुलीन वर्ग की जो स्थिति है धीरे धीरे एग्रीकल्चर बेसिस पे अब उनका काम चलने वाला नहीं था और धीरे धीरे उनकी स्थिति भी खराब होती गई। मध्य वर्ग यहीं से एक पूंजीपति वर्ग के रूप में आएगा सामने, और मध्य वर्ग के पास अब अच्छा खासा आप देखेंगे तो पैसा भी यहाँ पे हो चुका है। अब यही था, देखिए मैंने बताया था आपको कि पूंजीपति के बाद से उसका जो नेक्स्ट स्टेप आ गया था वाणिज्यवाद आ गया। अब वाणिज्यवाद क्या होता था तो शासक के हितों से परिचालित होता था, शासक के हितों से परिचालित होता था। और परिचालित कौन करता था, मध्य वर्ग करता था। उपनिवेशों का मध्य वर्ग शोषण करता था और उसका एक बहुत बड़ा जो भाग शासक के पास जाता था। शासक अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, बहुत सारे सैनिकों को रख रहा था, बहुत सारे ठीक है यहाँ पे जहाज हो गया, गोला बारूद हो गया, उसमें खर्च कर रहा था। तो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच एक अच्छा खासा संबंध देखिए यहाँ पे नहीं बना हुआ था, बल्कि वो बना हुआ था राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच। तो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग के बीच आप देखेंगे तो हमेशा ही आपको एक टकराहट की स्थिति यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद से यहाँ पे मध्य वर्ग और निम्न वर्ग है। अब मध्य वर्ग देखिए निम्न वर्ग के प्रति कोई मतलब देखेंगे तो सहानुभूति नहीं है, लेकिन मध्य वर्ग की जो संख्या है अधिक तो होती है, लेकिन ये भी आपको पता है कि उस मध्य वर्ग से अधिक संख्या किसी भी समाज में गरीबों की संख्या अधिक होगी, निम्न वर्ग की संख्या यहाँ पे अधिक होगी। और इसीलिए तो देखिए बोला जाता है कि देखिए जब हित मिलता है तभी दिल मिलता है, ठीक है, और जब हित ही नहीं रहेगा तो दिल क्या मिलेगा। आज की पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, मतलब हमेशा ही धार्मिक चीज़ों को लेके, जातिगत चीज़ों को लेके निकलते आता है, लेकिन जैसे ही कोई राजनीतिक पार्टी चाहे किसी भी धर्म जाति विशेष का हो, अपना हित साधने के चक्कर में अब ये नहीं देखेगा कि भाई ये दूसरे जाति का है, ये दूसरे धर्म का है। हमेशा ही देखिए इक्वेशन यहाँ पे बना रहता है, क्योंकि हित मिल रहा है। हित मिलने से दिल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो मध्य वर्ग निम्न वर्ग ना चाहते हुए भी देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए ये जो 3 जो प्रश्न है, राजतंत्र वर्सेस कुलीन, राजतंत्र वर्सेस मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग वर्सेस मध्य वर्ग,
इनका सवालों का जवाब तो फ्रांस की क्रांति में मिल जाएगा। आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि इनके बीच संबंध कैसा था, इसका जवाब मिल गया। लेकिन ये जो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच आप देखेंगे तो ये बड़ा पेचीदा मामला है, और इसको बोलते हैं ना बाल में से खाल निकालना। कितने स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि मध्य वर्ग निम्न वर्ग ही है, निम्न वर्ग मध्य वर्ग है। क्वेश्चन जब आता है बन के, और यही निम्न वर्ग और मध्य वर्ग में क्वेश्चन बहुत अटैक करता है कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे, खासकर एक एक परिवर्तन के जो भी आधार बनेगा उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में देखेंगे तो अनुत्तरित रहेगा। इस फ्रांस की क्रांति में कोई जवाब मिलेगा ही नहीं आपको। एक बार ऐसा लगेगा कि जवाब मिल गया, ये तो क्लियर हो गया, सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में आ गई, फिर लगेगा कि सत्ता निम्न वर्ग के हाथों में चली गई, फिर निकलते 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 सत्ता फिर तानाशाह के हाथ में चली जाएगी, अर्थात नेपोलियन के हाथ में चली जाएगी। तो इसीलिए अब इसका जो उत्तर आपको मिलेगा रूस में, जब देखेंगे बोल्शेविक क्रांति में, जब लेनिन के नेतृत्व में, जो मार्क्स का पक्का चेला मैं जिसे बोलता हूँ, उसके नेतृत्व में जब वो बोल्शेविक क्रांति होगा, तब आपको उस निम्न वर्ग का और मध्य वर्ग के बीच का जो संबंध है क्या होता है, वहाँ पे आपको बेहतर जवाब मिलेगा, एक ठोस। ठीक है, तो वहाँ तक तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन यही है, देखिए इंटीग्रेटेड, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा आंसर लिखूं, अभी बहुत लड़कों का यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, कि देखिए, ठीक है, कि आंसर राइटिंग कराना शुरू कीजिए। देखिए थोड़ा सा टॉपिक निकल जाने दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है इंटीग्रेटेड पूछा जा रहा है। अगर आप अमेरिकी क्रांति पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं और अमेरिकी क्रांति तक सीमित रह जा रहे हैं, तो आपका आंसर बहुत अधिक प्रभावी नहीं होगा। चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए कि अमेरिकी क्रांति पढ़ रहे हैं तो फ्रांस की क्रांति का प्रयोग कीजिए, फ्रांस की क्रांति का प्रयोग कर रहे हैं तो अमेरिकी क्रांति का, ठीक है, प्रयोग करना सीखिए। रूस की क्रांति अगर पढ़ रहे हैं तो दोनों का प्रयोग करना सीखिए। और ऐसे में आप तभी बेहतर उत्तर, ठीक है, लिख पाएंगे जब आपका सिलेबस एक हद तक यहाँ पे निकल जाएगा। तो चीज़ों को आप जोड़ जोड़ के अपने आप, ठीक है, आसानी से लिख लेंगे। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अब यही चल रहा था। देखिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो परिवर्तन का जो आधार था, यहाँ पे अमेरिकी क्रांति भी कोई कम, ठीक है, छोटा मोटा तो कारण था नहीं, क्योंकि इस अमेरिकी क्रांति में ऑलरेडी फ्रांस का अच्छा खासा सपोर्ट था, सप्तवर्षीय युद्ध का उसको बदला लेना था, और इसमें प्रबोधन का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव था। तो कुल मिला के दोनों को अगर मिला देंगे तो बौद्धिक वातावरण का विकास हो जाएगा, और एक जो चेतना है, एक जो मैच्योरिटी है, आपको उस फ्रांस में, उस फ्रांसीसी समाज में दिखाई देगी एक फ्रांस की क्रांति के माध्यम से। अब इतने सारे मैं कारणों को बताते चल रहा हूँ, तो इसमें लास्ट देखिए यहाँ पे तत्कालिक कारण के रूप में आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है। तो तत्कालिक कारण हमने देखा है, आप हर जगह देख लीजिए, हर जगह आप देखेंगे तो जो इकोनॉमिक फैक्टर है, आपको याद होगा कि उसी इकोनॉमिक फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो जनरली मैं आपसे डेली शेयर करता हूँ। देखिए आप इतिहास पढ़ने के क्रम में अधिकतर जो आपको फोकस देना है, आर्थिक चीज़ों पे फोकस देना है। आर्थिक चीज़ें ही समाज में, ठीक है, नए वर्ग का उत्पत्ति करती है। वो नया वर्ग आएगा, नया विचार पैदा होगा, एक नया समाज बनेगा, और पुनः राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ पे चलने लगेगी। फिर राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक है, धीरे धीरे आर्थिक प्रक्रिया को संचालित करते रहेगी। ऐसे ही गोल गोल ये चक्रीय प्रवाह यहाँ पे घूमते रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक प्रक्रिया, और यही हुआ उस फ्रांसीसी समाज में भी आर्थिक संकट। अब देखिए ना, आप किसी भी देश में ले लीजिए, कोरोना को लेकर ले लीजिए, अभी जिस प्रकार से, ठीक है, हर एक देश पूरे विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत सारे देश गुजरा। किसी को बहुत अधिक दिक्कत हुआ, किसी को भोजन तक नहीं मिला। तो हमेशा ही देखिए अब उसके अंदर एक परिवर्तन की चाह बनी रहेगी। जैसे कि कम्युनिस्ट आप बोलते हैं, कम्युनिज्म की जो बात की जाती है, मार्क्स की बात की जाती है। तो एक समानता का जो भाव है उस विचारधाराओं में, खासकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। उस फ्रांसीसी समाज में देखेंगे तो तत्कालिक कारण जो है आर्थिक संकट सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है। और ये जो आर्थिक संकट देखेंगे तो अमेरिकी क्रांति में जस्ट 1776 में देखिए फ्रांस वालों ने, खासकर उस समय फ्रांस का शासक होता है, देखेंगे आप, ठीक है, लुई 1516 दो शासक आता है, काफ़ी अयोग्य और अदूरदर्शी शासक होता है। ये लोग अपनी वित्तीय राजकोषीय को, माने फिजिकल डेफिसिट को ना देखते हुए आंख मूंद के उस सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेने के लिए अमेरिका को सहयोग करेगा। और ठीक है,
और यहीं पे जाएंगे फ्रांस के सैनिक, और फ्रांस के सैनिक जाएंगे तो इसका एक कमांडर होगा, ध्यान रखिएगा लफायतो। अब ये तो कमांडर अकेले नहीं जाएगा, बहुत सारी जहाज़ों की बेड़ियाँ हैं, बहुत सारे फ्रांसीसी सैनिक हैं। उस समय फ्रांस की जो सैनिक काफ़ी ठीक है मजबूत मानी जाती थी, वो तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस उसको हरा देता ब्रिटेन को। लेकिन वो मामला कहाँ था, नौसैनिक था, मतलब नौसेना वाला, नेवी की जो बात की जा रही थी। स्थलीय सेना में फ्रांस की जो सैनिक काफ़ी उसमें मजबूत हो चुकी थी। तो यहीं तक कमांडर लफायतो, इसके बहुत सारे इसके साथ जो सैनिक थे, अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन को हरवा दिया सब। अब जब वापस आया तो ये लोग बहुत ही अमेरिकी क्रांति से प्रभावशाली हुआ। प्रभाव होता है ना, आप जब किसी नए जगह जाते हैं, अगर कुछ वैसी एक्टिविटी देखते हैं जो आपके समाज में मौजूद नहीं हो, तो लगता है कि भाई वहाँ के समाज में ऐसे था वैसे था। ठीक यही चीज़ हुआ उन सैनिकों के अंदर, इस लफायतों के अंदर, कि अमेरिकी क्रांति से इनके अंदर एक नवीन विचारों ने जन्म ले लिया। और वो नवीन विचार क्या था, इनको लगा यार अमेरिका के लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, समानता की मांग कर रहे थे, मुक्त व्यापार की बात कर रहे थे, बंधुता की बात कर रहे थे। 13 जो उपनिवेश है, अब वो याद कीजिए कि कैसे लोगों ने ठीक है इसका सूत्रधार किया, इसका आधार बनाया, और आगे चल के वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ के संविधान में मानव और नागरिक अधिकार को दिया गया। अब ये सारी चीज़ें जब देखिए वहाँ के लोग ठीक है लौटते हैं, और फ्रांस के लोग जब लौटते हैं, खासकर जो सैनिक लौटते हैं, तो देखते हैं कि हमारा समाज तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। एक उपनिवेश, एक गुलाम देश होते हुए आज़ाद हो गया इतने प्रगतिशील विचारों से, और हम अभी भी उस पुरातन व्यवस्था से ग्रस्त हैं। यहाँ पे ना तो स्वतंत्रता है, ना समानता है, ना बंधुता है, फंडामेंटल राइट की भी कोई अवधारणा नहीं है। इसका मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुआ। आगे हम लोग देखेंगे ये तात्कालिक कारण कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बारी बारी से, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसीसी राजतंत्र के विरोधाभासी स्थिति। अब ये क्या है, तो कारण है, ठीक है, मतलब कारण 5 कारण है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी राजतंत्र की विरोधाभासी स्थिति। नाम से ही लग रहा है कि राजतंत्र की विरोधाभासी स्थिति, तो थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल मूवी की तरह चलेगा। देखिए बुर्बो वंश का शासन था, देखिए फ्रांस में अभी तक लुई 13 चल रहा था, ठीक है। लुई 14 आया, लुई 30 के बाद लुई 40 भी कोई कम नहीं होता, यही है देखिए लुई 40, काफ़ी खतरनाक योद्धा होता है। टाइम पीरियड देख सकते हैं, टाइम पीरियड आपको याद नहीं करना है बस, ठीक है, थोड़ा सा एक कालक्रम को दिखाने के लिए मैंने इस टाइम पीरियड को इंडिकेट किया है कि कैसे कैसे चल रहा है, वह अदरवाइज याद नहीं करना है आपको। तो लुई 14 है, ये क्या किया, तो देखिए इसने मध्य वर्ग की सहायता से, ये वही मध्य वर्ग है, ये वही प्रबोधन काल का समय है जब वाणिज्यवाद का दौर चल रहा था और मध्य वर्ग से अधिक मात्रा में उसको मुनाफा मिल रहा था, टैक्स मिल रहा था। ऑलरेडी देखिए पूंजीपति वर्ग विकास हो चुका था, टैक्स दे ही रहा था, अब वाणिज्यवाद भी आ गया। इससे शासक को काफी शक्ति मिली। अब ये शासक को अधिक शक्ति मिल रही है उस प्रबोधन काल के दौर में, तो ये शासक क्या चाह रहा है प्रबोधन काल में कि भाई हमारी जो शक्ति है बिल्कुल ही मजबूत बनी रहे, हम पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं रहे। अर्थात उस शासक पे, उस राज्य पे सबसे ऊपर जो बैठा होता था, चर्च व्यवस्था, धार्मिक जो व्यवस्था मौजूद होता था, वो उसको भी नकारने के लिए तैयार नहीं है कि मैं ही राज्य हूँ, सारा चीज़ मेरे अंदर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर शासक की शक्ति अगर बढ़ रही है इस मध्य वर्ग की सहायता से, तो चर्च व्यवस्था और सामंत कुलीनों की शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इस दौड़ते हुए घोड़े पे एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बन गया है, इस पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, इसकी पावर अधिक यहाँ पे बढ़ गई है। यही है लुई 14 की खासियत, बहुत ही पावरफुल मतलब शासक होता है। यूरोप में मतलब माना जाता है कि उस समय, ठीक है, इसी का सिर्फ और सिर्फ इसके आगे ब्रिटेन भी विवश था। लेकिन इसने क्या किया देखिए, तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी दैवीय सिद्धांत पे कि भाई मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। भाई चर्च वगैरह सब बेकार की बातें हैं, राजा की इच्छा ही क्या है, कानून है। अब यही सब बातें यहाँ पे कर रहा है, ये सब बातें करते करते बोलता है कि मैं ही राज्य हूँ। अब सोचिए, इतना शक्तिशाली राजा चाहता तो प्रजा की कल्याण की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मध्य वर्ग के लिए वो सीमित था। सामंतों और कुलीनों के हे दृष्टि से देखता था, निम्न वर्ग से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो काफी खजाना भरा इसने,
ठीक है, 4-4 देखेंगे आगे लड़ाइयाँ भी लड़ी और बहुत अच्छा काम करके गया है। वर्साय के महल का निर्माण करवाया, ये वही वर्साय का महल है। देखिए आप देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा देंगे। मतलब बहुत आज मैंने जिस तरीके से भारत में ताजमहल का इम्पोर्टेंस एक धरोहर के रूप में, ठीक उसी प्रकार से इस वर्साय का महल है। कुछ इमेज को आप देख लीजिए, अनुभव कीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्या है वर्साय का महल। ठीक है, ये देखिए बैक व्यू, फ्रंट व्यू सब यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा अंदर की संरचनाओं को मैंने लिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा भव्य, ठीक है, महल बनवाया हुआ था, वर्साय का महल, जिसमें शासक खुद रहता था। अब इसने क्या किया कि लुई XIV ने कि अपनी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से यूरोप के क्षेत्रों को, ठीक है, अपने मिलाना शुरू किया। और आपको ये भी पता है कि वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से, मैंने आपको बताया हुआ था कि वेस्टफेलिया की संधि में फ्रांस तो उभर के सामने आया, लेकिन उसमें ब्रिटेन की भी भूमिका थी, क्योंकि प्रोटेस्टेंटवादी आंदोलन का समर्थक ब्रिटेन भी रहा है। ब्रिटेन खुद एक प्रोटेस्टेंटवादी देश है। वहाँ पे ब्रिटेन ने शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत लाया, या फिर हम कह दें कि यूरोप में शक्ति संतुलन का सिद्धांत लाया गया कि पहले किस प्रकार से एक पवित्र रोमन साम्राज्य जो हैब्सबर्ग साम्राज्य हुआ करता था और बाकी क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल में जिधर चाहे उधर घुमाते रहता था। तो अब हुआ कि नहीं, अब शक्ति संतुलन के माध्यम से अगर कोई भी यूरोप में किसी भी शासक की शक्ति बढ़ती है तो सारे लोग मिलकर उसे दबाएंगे। और यही हुआ। इसकी साम्राज्यवादी विस्तार जब ये करने लगा लुई XIV, तो यूरोपीय शासकों ने लीग का निर्माण कर लिया। लीग समझ रहे हैं ना, जैसे IPL देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, ठीक है, शक्ति यहाँ पे बढ़ जाएगी, चुन लीजिए अपने। यहीं पे हुआ, लीग का निर्माण करके यहाँ पे यूरोपीय शासकों के द्वारा, जिसमें ब्रिटेन ने मुख्य भूमिका निभाया, और तब जाके इस लुई XIV को पराजित किया गया। तो यही था शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत था। ब्रिटेन तभी यूरोप में मतलब एंट्री मारता था, मतलब समझ रहे हैं ना, मैंने स्थल भाग से बिल्कुल कटा हुआ है, इंग्लिश चैनल से सेपरेट है वो तभी यहाँ पे हस्तक्षेप करता था जब ब्रिटेन को लगता था कि भाई हमको कोई बड़ी शक्ति टक्कर देने वाली है। इसका मतलब कि अभी जाके डैमेज करो, अदरवाइज उसका व्यापारिक रास्ता तो पूरी तरीके से, जब भी वो मेडिटेरियन सी में आएगा, यूरोप को क्रॉस करके ही आएगा। तो ये चीज़ उसके अंदर मौजूद थी। अब इसके बाद देखिए आ रहा है सब लुई XV और XVI। टाइम पीरियड आपको याद नहीं करना है, बस आपको इशारा के लिए मैंने बता दिया है। 1715 से 74 और एक है 1774 से 93 के बीच। इन दोनों की सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि ये लोग बेचारे सब अयोग्य है। लुई XV तो फिर भी कुछ होता है, लुई XVI तो उससे भी गया गुजरा है, ठीक है, अपनी बीवी को भी बेचारा संभाल नहीं पाता है। अयोग्य, विलासी, अदूरदर्शिता, ठीक है, मैंने अदूरदर्शिता, कोई दूरदर्शिता नहीं है। जब इस तरह के कोई भी शासक रहेगा तो सोचिए क्या उसकी जनसाधारण की, अपने लोगों की समझ होगी? उस समय तो बिल्कुल उसकी समझिए कि एकदम नहीं के बराबर होगी। और तो और इसने क्या कि सप्तवर्षीय युद्ध में भागीदारी भी कर दिया। आपको याद होगा सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, उस सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन से फ्रांस हार गया था, जिससे कि जो भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, अमेरिकी जो वासी थे, उनको, ठीक है, उनके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह करने में कोई समस्या नहीं आई। तो पहले वो डर रहे थे कि भाई फ्रांस ब्रिटेन से हार गया, अब इनके लिए समस्या ही पूरी तरीके से दूर हो गया। तो सप्तवर्षीय युद्ध में देखिए भागीदारी किया, अब उस युद्ध में हार गया। इसकी जो प्रतिष्ठा भी कम हुई, ध्यान रखिएगा, इसकी जो प्रतिष्ठा होता है ना, शासक की इज्जत प्रतिष्ठा, देखिए कोई भी शासक के समय जब उसके सैनिक हार जाते हैं, शासक खुद हार जाता है, तो लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे कम होने लगती है। समस्या हो गया, बेचारा ये मर गया है, ठीक है, जब मर गया तो आपको यकीन नहीं होगा कि जिस वर्साय के महल में ये रहता था, जब मर गया तो लोग इसकी इज्जत नहीं किए, और वर्साय के महल में टू लेट लिख दिया। समझिए टू लेट समझिए ना, कब लिखा है, जो घर और खाली होता लिख दिया, तो टू लेट भैया आओ, सादर आमंत्रित हो, टू लेट सब लिख दिया। तो ये कहानी है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं सब शेयर करते रहता हूँ, लेकिन भटकना नहीं है आपको। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लुई XVI की, माने लुई XVI, ठीक है, यही है, देखिए यहाँ पे इसकी खूबसूरत जो बीवी है, ठीक है, मैरी एंटोनिया है। मैरी एंटोनिया कोई मामूली घर की नहीं है, ये ऑस्ट्रिया के, ठीक है, वहाँ का जो शासक है जोसेफ सेकेंड, उसकी बहन है। समझिए ऑस्ट्रिया का शासक, ये वहीं लास्ट में जो बचा हुआ था हैब्सबर्ग एम्पायर के रूप में, इतने बड़े, मैंने पवित्र रोमन साम्राज्य का जो, ठीक है, भाग ही था, वही था।
उतने बड़े घर की क्या थी, बेटी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई इसका लालन पालन पोषण जो भी है, ठीक है, अमीर घरों में हुआ होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत तेज थी। मैंने होता है ना, एक हद तक जब बहुत आदमी व्यक्ति अमीर हो जाता है तो उसको गरीबों का कोई सूद नहीं रहता है। कुछ यही हाल है इस एंटी मारूनिया का, ठीक है। और इसका जो पति होता है ये निठल्ला साबित हो जाता है बेचारा, मतलब दिमाग इसका काम ही नहीं करता है। और ये जो एंटी मारूनिया का इसका जो है, ठीक है, कई सारा अफेयर वगैरह, खैर एक बात की बात है, इतिहासकारों में, ठीक है, थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन माना जाता है कि कई सारे सामंतों से, ठीक है, जो भी प्रीस्ट थे, पादरियों से थे, ठीक है, इसका अफेयर वगैरह चलते रहता था। यहाँ पे देखिए लुईस 16 जो था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके वहाँ पे उत्तराधिकार का मसला आया, अपने सैनिकों को भेज दिया। एक तो युद्ध व्यय इसने बढ़ा लिया, अमेरिकी क्रांति में इसने, ठीक है, पार्टिसिपेट करवा दिया कि भाई हमको सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना है, अर्थात एनी कॉस्ट ब्रिटेन को पराजित करना है। चला गया विदाउट इंटरेस्ट, अमेरिकी क्रांति में इसने अमेरिका का साथ दिया। राजकोष पर देखिए वित्तीय बोझ बढ़ना स्वाभाविक था। अब जीता तो ऐसा नहीं था कि भाई अमेरिका से बोले कि भाई हमको इतना, ठीक है, बहुमूल्य धातु दे दो, ऐसा कुछ नहीं था, बस जीत गया। इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी सी लोगों में बढ़ गई। लेकिन ये हो क्या रहा है, राजकोष पर वित्तीय बोझ, फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे हो रहा है। अब इसको लगा कि भाई बढ़ रहा है तो हमारे लिए क्या दिक्कत है, हम कर बढ़ा देंगे, अपना जनसाधारण पर कर बढ़ाने लगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि जनसाधारण पर कर आप कुछ भी कर ले। अभी अगर बात आती है, जब भी, ठीक है, भारत पाकिस्तान की बात आएगी, एक लिमिट तक, ठीक है, आप कर बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से बात करने की, मतलब युद्ध करने की बारी आ रही है, चाइना से युद्ध करने की बारी आ रही है तो हर कोई इतना डेडिकेटेड रहेगा। जब भी किसी का पर्सनल हित जब देखिए मारा जाता है तो हर किसी को परेशानी होती है, ठीक है। यही आपको समझने की जरूरत है कि जनसाधारण पर कर इसने बढ़ाना शुरू किया तो अब जन असंतोष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में, खासकर निम्न वर्ग को समस्या होने लगा कि पहले से ऑलरेडी देखिए निम्न वर्ग इतना परेशान वर्ग है, सामंतों को कर देता है, चर्च व्यवस्था को कर देता है, राज्य को कर देता है, उपहार देता है, अपना बेगारी श्रम भी देता है, सेवा भी देता है, लेकिन इसका बहुत अधिक शोषण हो रहा था। तो आप समझ पा रहे हैं कि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग की स्थिति क्या थी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इन दोनों को तो बाकी अन्य यूरोपीय देशों के कंपेरिजन में ये जो निम्न वर्ग और मध्य वर्ग था, फ्रांस का जो निम्न वर्ग और मध्य वर्ग की जो सिचुएशन था बहुत ही बेटर था, मतलब बाकी यूरोप के देशों से। इनकी स्थिति क्या थी, अच्छी थी, ठीक है। निम्न वर्ग देखिए इसीलिए बोला जाता है कि निम्न वर्ग इतना भी और गरीब नहीं था कि वो पूरी तरीके से घुट घुट कर मर जाए, और इतना भी संपन्न नहीं था कि यथास्थिति को संभाल ले। अर्थात ये भी परिवर्तन चाह रहा था कि भाई हमें भी परिवर्तन चाहिए, इस प्रकार का समाज में हम नहीं रह सकते हैं। मध्य वर्ग के साथ वही समस्याएं थी। अभी आप देखेंगे, थोड़ा देर बस रुकिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए बात की जा रही है कि यूरोप के प्रबुद्ध शासक की तरह नहीं ये था लुईस जो 60 था। देखिए उस समय क्या चल रहा था, आप खुद सोचिए कि यूरोप के कुछ प्रबुद्ध शासक हुए, जैसे कि प्रसा का शासक हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो जारशाही व्यवस्था थी, जार, वहां पे कैथरीन वगैरह का नाम आएगा, कैथरीन महान का नाम आएगा। कुछ ऐसे शासक हुए, ऑस्ट्रिया का जोसेफ ही ले लीजिए। ये लोग मध्य वर्ग का जब विकास होने लगा उनके क्षेत्रों में तो लोग डर के, मैंने पढ़ाया हुआ था आपको ये, ठीक है, जब मॉडर्न युग में करा रहा था तो मैंने दिखाया था आप लोगों को किस प्रकार से जो वहां के शासक थे अपनी शासन प्रशासन को बनाए रखने के लिए ये लोग थोड़ा बहुत लोग कल्याणकारी कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन ये लुईस 16 सिर्फ और सिर्फ कर लगाने में लगा हुआ है। और तो और देखिए ये निरंकुशता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये अपना बार बार अपना, ठीक है, दादा परदादा को याद कर रहा है, लुई 13 को, 14 को। तो भाई उन पे पावर था, कैपेसिटी था, स्ट्रांग था सब वो। लेकिन तुम तो भाई कमजोर होते जा रहे हो और तुम चाह रहे हो कि हमारी निरंकुशता बने रहे, इससे ही हम, ठीक है, मतलब एकदम ठाठ, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एकदम मस्त तरीके से जिए। तो लोगों को तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। मैंने कुल मिला के यही मैंने बताया था शुरू में कि एक जो विरोधाभासी जो स्थिति आपको दिखाई देगी इस फ्रांस की क्रांति में, खासकर इस पुरातन व्यवस्था में, राजा के बीच ही, शासक के बीच, कि एक योग्य शासक है तो थोड़ा बहुत तो निरंकुशता लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक अयोग्य शासक की निरंकुशता
कोई भी उसकी जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी और यही होगा। पुरातन व्यवस्था अब आपको असफल होते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे क्या समझना है कि जब पुरातन व्यवस्था असफल होते हुए नजर आएगी, शासक की शक्ति जब यहाँ पे कमजोर हो रही है, तो अब समझिए आप बिल्कुल उल्टा कर लीजिए, ठीक है। सामंत या जो कुलीन लोग हैं या फिर जो चर्च व्यवस्था है, इसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और यही कारण है कि लुई 15 और 16 के समय आप देखेंगे तो सामंत, कुलीन, चर्च व्यवस्था उसके राजमहल में पूरा पार्टी करते नजर आएगा सब। वर्साई के राजमहल में इतना, मैंने समझ रहे हैं, वर्साई के राजमहल में 18,000 लोग रहते थे, 18,000 से अधिक लोग रहते हैं। और 18,000 से अधिक लोगों की सेवा करने के लिए देखिए, मात्र देखिए 16,000 से अधिक लोग क्या था, सब सिर्फ नौकर चाकर था। और इन 16,000 में देखेंगे तो लगभग 500 तो खाली जो, ठीक है, महारानी जो थी ना, मेरी एंटोनिया, उसके लोग, ठीक है, मतलब साज सज्जा के लिए, वो बोलते हैं ना ब्यूटी पार्लर, श्रृंगार पटार के लिए थी सब। सोचिए इतना खर्चा कहाँ से आएगा। और यही हुआ लुई 16 के समय कि वर्साय का महल, जो एक फ्रांस का एक गौरव का चिन्ह हुआ करता था, यहाँ आते आते तक वो फ्रांस का बिल्कुल समाधि बोला जाने लगा कि यही फ्रांस का कब्र है, सारा कर दो। लेकिन पूरा का पूरा वहाँ का राजशाही ठाट बाट में पैसा खत्म हो जाता है। तो सोचिए वैसी व्यवस्था को कौन स्वीकार करेगा। समस्या तो आएगी आएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, कारण कुछ और भी है। दूसरा कारण है यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी समाज, ठीक है। देखिए कोई भी एक कारण किसी भी क्रांति को कराने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, बहुत सारे कारण होने चाहिए, तभी जाके लोगों में एक जनाक्रोश की जो भावना होगी सामने आएगी। तो देखिए फ्रांसीसी समाज की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगा विशेष अधिकार और दूसरा मिलेगा यहाँ पे विशेष अधिकार विहीन। मैंने विशेष अधिकार का मतलब कि ये लोग कोई न कोई कुछ न कुछ फैसिलिटी से ये लोग युक्त हैं, और दूसरा है यहाँ पे विशेष अधिकार विहीन, इनको कोई फैसिलिटी मतलब मौजूद नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी समाज में नहीं था, बल्कि देखिए यहाँ पे यूरोप में जो सामान्य बात था, हर एक जगह यूरोप के हर जो भी वहाँ पे, ठीक है, क्षेत्र हुआ करते थे शासक के अंतर्गत, तो वहाँ पे यही व्यवस्था यहाँ पे चल रही थी। तो अब फिर फ्रांस में कोई इसमें नई बात नहीं थी। तो विशेष अधिकार में देखिए तो प्रथम स्टेट है यहाँ पे, ये पादरी के रूप में ध्यान रखिएगा मौजूद है। द्वितीय स्टेट में यहाँ पे देखेंगे तो सामंत और कुलीन के रूप में मौजूद है। और तृतीय स्टेट में यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यही है एक मध्यम वर्ग और है एक यहाँ पे निम्न वर्ग। अब यहाँ पे, ठीक है, ये विशेष अधिकार भी है, ये विशेष अधिकार है। तो आप सोचिए, मैंने बताया था कि पूरे यूरोप में ये घटना सामान्य है, लेकिन आप फ्रांस की भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे, जियोग्राफिया बोलो थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, मैप पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं मैप करा रहा हूँ जाके, ठीक है, डेली देखिए, तो आपको पता चलेगा कि यूरोप में फ्रांस और जर्मनी दो ऐसे ये मतलब कृषि के दृष्टिकोण से, एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से बहुत पहले से लोग संपन्न हैं। बाकी लोग तो ठीक है, वहाँ पे इतने कृषि के दृष्टिकोण से इतना सर्वाइव करना आसान नहीं है, लेकिन ये जो दो बड़े बड़े क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही था, देखिए ये जो निम्न वर्ग एग्रीकल्चर किसान वगैरह छोटा व्यापारी सब कर रहा था, ऐसा नहीं था कि लोग भूखे मर रहा था, ठीक ठाक था इनकी स्थिति। मध्यम वर्ग के पास भी, ठीक है, संपत्ति यहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ मध्यम वर्ग में सब इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ठीक है, वित्त प्रबंधक, सारे लोग यहाँ पे होते थे। लेकिन समस्या क्या था? समस्या था इस विशेष अधिकार से। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप, ठीक है, मतलब व्यक्ति को लूट रहा है, तो जो लुटाएगा भाई वो तो विद्रोह करेगा ही करेगा। तो इसीलिए विशेष अधिकार और विशेष अधिकार विहीन में हमेशा वहाँ पे टकराहट आपको देखने के लिए मिलेगी। और यही आपको मैंने शुरू में बताया था किस प्रकार से कुलीन वर्सेस मध्य वर्ग का संबंध था, कुलीन वर्सेस किस प्रकार से, ठीक है, मध्य वर्ग का संबंध था, मध्य वर्ग वर्सेस चर्च का कैसा संबंध था, मध्य वर्ग वर्सेस निम्न वर्ग का कैसा संबंध था। तो देखिए अब यहाँ पे लोग कर क्या रहा है, दोनों ही शोषित के रूप में मौजूद है। शोषित समझते हैं ना, मैंने जिसका शोषण हो रहा है, दोनों का कुल मिला के थोड़ा बहुत शोषण हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि अब इनका दुश्मन एक ही है, इसीलिए लोग अपने में क्या कर लेगा, गठबंधन कर लेगा। ये भी एक बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही प्रभावशाली घटना थी कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग एक दूसरे को
ठीक है, लाभ पहुंचाने के लिए या फिर एक दूसरे के हितों से परिचालित होते हुए गठबंधन कर रहे हैं इस विशेष अधिकार के खिलाफ, जो आगे आपको दिखाई देगा। तो अभी बस चीज़ों को आप लोग ठीक है समझते चलिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये इमेज पर्याप्त है बताने के लिए। ये यही है थर्ड स्टेट, ठीक है, नीचे वाला सबसे मध्य वर्ग जिसमें निम्न वर्ग भी है। ये है बेचारा समंत है और इसके ऊपर देखिए फर्स्ट स्टेट बैठा हुआ है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यही स्थिति देखिए मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। माने नीचे वाला निम्न वर्ग, बीच वाला मध्य वर्ग और ऊपर वाला कौन सा है आपको सेकेंड स्टेट, चाहे ऊपर फर्स्ट स्टेट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसा रीढ़ की हड्डी सब तोड़ दे रहा है सब बैठ बैठ के। ये हाल था दोनों का। तो इतना आसान नहीं है उस फ्रांसीसी समाज में जब इस तरह की व्यवस्था हो, तो सोचिए क्या कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रथम स्टेट, ठीक है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए कि क्या क्या है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम स्टेट में पादरी लोग देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी फ्रांस की जनसंख्या को उस समय लगभग ये लोग 1% होता था। समझ रहे ना, हर गली नुक्कड़ में, छोटे छोटे गांव से शहर से लेके कस्बा, हर जगह चर्च व्यवस्था मौजूद थी, कैथोलिक चर्च व्यवस्था। तो हर चर्च में 2, 4, 5 पादरी होते ही होते थे, जो कि रोम में बैठे पोप के अधीन ये लोग कार्यरत होते थे। यही था पादरी सब। इनकी संख्या ठीक है बहुत अधिक नहीं है, देखिए 1% है जनसंख्या का, लेकिन 10% भूमि पर कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि महज 1% लोग 10% भूमि पर कंट्रोल करके बैठा है, तो बाकी लोग क्या हवा पी के रहेगा? समस्या तो आएगा ही आएगा। कर इसको देना है नहीं, कर से मुक्त है, कर लगाने का अधिकार ठीक है इसके पास मौजूद है। टाइथ नामक एक धार्मिक कर लगाता था लोगों पे। सोचिए कर दे नहीं रहा, कर क्या कर रहा है? लगा रहा है। अब यही होता था, देखिए कर लगाता था, सब अपना जो भी आवश्यकता था चर्च व्यवस्था पूरा करता था, बाकी जो बचा हुआ पैसा होता था वो रोम के ठीक है पोप के पास भेज देता था। सब यही प्रक्रिया चल रहा था। भूमि थी चर्च के पास स्थानीय, ठीक है, इसके पास भूमि होती ही होती थी। जहाँ चर्च होता था स्थानीय, वो भी जो भी आसपास के उपजाऊ भूमि सब सिलेक्टेड कर लेता था और वहां से आय प्राप्त करता था। कुल मिला के जो देखिए इसकी जो लाइफ था बिल्कुल ऐश्वर्य, एकदम मेंटोस जिंदगी था, एकदम मस्त जिंदगी था इसका। चल रहा था, दूसरे को सिखा रहा था, मोक्ष की बात कर रहा था, मुक्ति की बात कर रहा था और अपने मजा मार रहा था। सब ठीक है, यही होता है, कहनी और कथनी में अंतर होता है। लेकिन इसी का एक वर्ग जो है निम्न वर्ग, माने पादरी इसको बेकारे में रखा गया है, ठीक है, लेकिन था ये जनसाधारण से जुड़ा हुआ था और इसकी जो स्थिति थी बिल्कुल ही उस जनसाधारण की तरह, उस निम्न वर्ग की तरह ही थी, जो कि इसको ठीक है कर लगाने का कोई अधिकार नहीं होता था। नाम का बस मान के चलिए कि पादरी था। इसीलिए जो निम्न वर्ग देखेंगे आगे चल के, ठीक है, निम्न वर्ग का जो पादरी है आगे चल के जब क्रांति होता है तो ये अपने उच्च वर्ग का साथ ना देके बल्कि वो निम्न वर्ग का, मध्यम वर्ग का साथ देने लगता है। इसीलिए मैंने थोड़ा हल्का सा इसको ठीक है यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ताकि आगे जब मैं पादरी बोल लूँ ठीक है तो आप ये ना समझे कि भाई कैसे लोग उच्च वर्ग के लोग ठीक है निम्न वर्ग को सपोर्ट कर रहे, नहीं, ये निम्न पादरी लोग रहेंगे। अब द्वितीय स्टेट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको आपको समझना है, ठीक है, ये सब मैं आप लोग यहाँ पे ठीक है मेंशन कर देता हूँ ताकि ये PDF आपके पास जाएगा, चीज़ों को समझने में आपके लिए आसानी होगी और एक बार आप देख लेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए द्वितीय स्टेट में क्या है, ठीक है, ये मामला चल रहा था, सामंत और कुलीन लोग इसमें मौजूद था। ये भी लोग कर नहीं देता था, सब कर से ही सब भी बिल्कुल ही समझिए मुक्त था। ये सबका जो पद होता था देखिए वंशानुगत होता था, एकदम चल रहा है, मैंने सामंत का बेटा सामंत, ठीक है, मैंने वो वाला मामला नहीं है, राजा वही होगा जो हकदार होगा। बस यहाँ पे मोनार्ची सिस्टम टाइप का, ठीक है, बिल्कुल मोनोपोली है। बड़ी बड़ी जागीरें भूमि सब रखता था। महत्वपूर्ण पद जो भी यहाँ पे सेना का हो गया, चर्च का हो गया, न्यायालय का हो गया, जितना भी महत्वपूर्ण होता था सभी सबके पास होता था। सामंती कर के रूप में लोग टाइल लगाता था, ध्यान रखिएगा, टाइल किसानों से वसूलता था। इसके अलावा किसान लोग क्या करता, सभी सबको उपहार वगैरह दिया भी करता था, क्योंकि सबकी भूमि में ठीक है बहुत सारे किसान भी करते थे, मतलब काम करते थे, बेगारी सेवा भी देते थे। यही व्यवस्था थी। लेकिन ये व्यवस्था पूर्णतः
आप देखेंगे तो वैसी तो ठीक है, हमेशा अगर चलती तो फिर सामंतों को कोई समस्या ही नहीं होती, लेकिन अभी उस फ्रांसीसी समाज में सामंतों की भी समस्या थी। और ये समस्या कब शुरू हुआ था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही मैनर प्रणाली ध्वस्त हो गई, ध्यान रखिए, जैसे ही मैनर प्रणाली ध्वस्त हो गई, क्योंकि सामंती और कुलीनों का जो एग्जिस्टेंस, जो इनका अस्तित्व टिका हुआ था, वो पूरी तरीके से इनके ठीक है जो आधार था कृषि पे टिका हुआ था, विश्वास पे टिका हुआ था। लेकिन अब वो चीज़ तो टूट गया है, क्योंकि मैनर प्रणाली जब ध्वस्त हो गई, आपको मैंने बताया था मेन और डिमेन भूमि में ठीक है किस प्रकार से मेन भूमि में छोटे मोटे जो किसान लोग रहते थे, जो डिमेन्स भूमि में फ्री में काम ये लोग करते थे। लेकिन जैसे ही व्यावसायिक क्रांति हुई, मुद्रा का विकास होने लगा, अब ये लोग उस मेन भूमि का बिल्कुल ही ठीक है नगद माने मुद्रा के रूप में चुकाने लगा, अपना श्रम बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे यही लोग निकल के एक मध्यम वर्ग का यहाँ पे विकास करता हुआ नजर आया। और ये मैनर व्यवस्था ने अच्छा खासा आप देखेंगे तो कुलीनों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, और बचा खुचा अब इस प्रबोधन काल तक आते आते लुई 13 और 14 तोड़ देगा। क्योंकि जब लुई 14 आएगा देखिए तो सामंतों का पतन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखिएगा ठीक है। जो भी सामंतों का जो पतन होगा, किला हो गया, सैनिक हो गया, संपत्ति हो गया, सब ठीक है, सबको यहाँ पे ख़त्म करने का प्रयास करेगा। और इसमें मध्यम वर्ग लुई 14 का काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। सामंतों का शक्ति यहाँ पे कम हो गया। अब सामंतों की शक्ति होने का कम का मतलब यहाँ पे समझिए थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। सामंतों की शक्ति अगर कम हो रही है, बोला जाता है कि सामंतों का पतन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनका विशेष अधिकार खत्म हो रहा है। विशेष अधिकार तो बना हुआ है, लेकिन उनकी जो स्थिति थी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये पहले जैसी नहीं रह गई है। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कर से मुक्त हो गए, ये नहीं कि इनका जो पद वंशानुगत नहीं रहा, अभी भी ये लोग क्या है मौजूद है। लेकिन इनकी ठीक है राजनीतिक, आर्थिक जो भी ठीक है ये सामाजिक जो परिस्थिति थी पहले जैसा अब नहीं रह गया है, बल्कि लोग शासक के अंडर कंट्रोल में काम करते हुए नजर आएंगे। अब यही देखिए, शासक इनके विशेष अधिकारों पे हमला नहीं करता है। क्यों करेगा शासक अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, क्योंकि इन सामंतों की संख्या भी देखेंगे तो फ्रांस की जनसंख्या का लगभग 2% होती है। अब सोचिए, शासक अगर इनके विशेष अधिकारों पे हमला कर देगा तो ये सामंत भी इनके विशेष अधिकारों को मैंने शासक के विशेष अधिकारों पे शासक भी मैंने सामंत भी चोट करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, कुल मिला के बड़े ध्यान से देखेंगे तो लगेगा आपको कि सब एक ही थाली के सब चट्टा बट्टा है सब ठीक है। तो लुई 14 ठीक है इनकी शक्ति को कम करता है, लेकिन विशेष अधिकारों पर हमला नहीं करता है। चर्च व्यवस्था के भी ये लुई 14 विशेष अधिकारों पर हमला नहीं करता है। अर्थात दोनों के अगर विशेष अधिकारों पर हमला करेगा तो ये दोनों मिलके ठीक है शासक के विशेष अधिकारों पर हमला कर देंगे। और जब ऐसा होगा ठीक है तो हमेशा ही देखिए निम्न वर्ग, मध्य वर्ग क्रांतिकारियों का हमेशा साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या देखिए, इधर लुई 15 और 16 ये तो बेचारा ठहरा सब अयोग्य शासक। अयोग का मतलब है कि सामंतों की शक्ति ठीक है यहाँ पे उतनी तो नहीं बढ़ी, क्योंकि लुई 14 काफ़ी डैमेज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहले से कुछ बेहतरीन इनकी स्थिति हो गई थी। उस वर्साय के महल में पार्टी वोटी करना इनका आम बात था, ये सब चलते रहता था वहाँ पे। और ये लोग चाह रहा था कि जो भी हमारा खोया हुआ विशेष अधिकार, समझ रहे हैं ना, मैंने वस्तु जिस तरीके से खो जाती है अलग अलग सेंस में, समझिए कि खोया हुआ चीज़ हमें क्या पाना है, वापस पाना है। लग गया सब। लुई 15 और 16 के समय जो भी सामंत था इसी विशेष अधिकार को दोबारा प्राप्त करना चाहता था। अर्थात ये चाहता था कि पहले जो भी हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत थी वैसे ही अब हो जाए, अर्थात तभी तो हमारी शक्ति बढ़ेगी। अब देखिए यही मामला है द्वितीय स्टेट में, अर्थात सामंतों के साथ। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट विशेष अधिकार विहीन वो लोगों के साथ। ठीक है, मैंने नाम तो लगा है विशेष अधिकार विहीन, लेकिन अगर पूरे यूरोप से अगर आप तुलना करें तो इनकी स्थिति वैसी नहीं है जो बाकी यूरोपीय देशों की है। मैंने बता दिया इसका पीछे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वहाँ का एग्रीकल्चर, कृषि व्यवस्था। और मध्य वर्ग आ गया तो पूंजीपति और जिस तरीके से वाणिज्यवाद का विकास हुआ ठीक है, उससे भी मध्य वर्ग को काफ़ी बेनिफिट मिला। तो कृषकों की स्थिति अच्छी थी, कारण यही है
ठीक है, फ्रांस की भौगोलिक स्थिति, नदी वगैरह काफ़ी वहाँ पे मौजूद है, एग्रीकल्चर लैंड भी मौजूद है। फ्रांस जर्मनी में ठीक ठाक है। तो देखिए यही है मध्य वर्ग, ध्यान से देखते चलिए, यही है मध्य वर्ग, ठीक है। और यही है क्या है यहाँ पे निम्न वर्ग, ठीक है। विशेष अधिकार को खत्म करना चाहता है, हित मिल रहा है, ठीक है। अंतरात्मा मिले ना मिले, देखिए हमेशा यही होता है, जब इंटरेस्ट बस मिलने लग जाए तो आंतरिक चीजों को कौन देखता है। इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब है दिल भी मिलेगा। मध्यम वर्ग में व्यापारी और बैंकर, पेशेवर, ठीक है, कुछ ऐसे समूह के लोग यहाँ पे मौजूद थे। यूरोप के अन्य मध्य वर्ग से इनकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो काफी ही स्थिति थी, माने इनकी जो स्थिति थी बेटर एंड बेटर थी। लेकिन समस्या क्या था मध्य वर्ग के साथ, तो चर्च व्यवस्था कटाक्ष करता था। भाई देखिए बैंकर, व्यापारी, ये सब बिना इंटरेस्ट का ही सब कैसे मुनाफा कमाएगा। चर्च व्यवस्था इस पर कटाक्ष करता था। सामंत भी इस पे ठीक है कटाक्ष करते थे कि भाई तुम शासकों के नजदीक आ चुके हो। कुल मिला के दोनों से इस मध्य वर्ग का लफड़ा मौजूद है। और निम्न वर्ग के साथ अगर देखें यहाँ पे तो किसान, कारीगर, छोटे किसान सब यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इनके साथ एकदम समझ रहे बहुत ही समस्या है। मैंने अपने कमाई का सब 80% भाग ये लोग उपहार में टाइथ समझ रहे ना, ये ताइल सामंतों को कर दिया जाता था। टाइथ धार्मिक कर के रूप में चर्च को दे दिया जाता था। इनकी आर्थिक उतार चढ़ाव माने जारी था, माने इतना भी खराब नहीं हुआ था और इतना अच्छा भी नहीं हुआ था। कुल मिला के मार्केट में थोड़ा सा भी ठीक है मतलब परिवर्तन होना इनकी खराब स्थिति के कारण बन जाता, सुधार होना इनकी ठीक है थोड़ा बेहतरीन स्थिति के कारण बन जाता। यही यहाँ पे चल रहा था। लेकिन मामला कहाँ आके फंस गया, देखिए ये मामला फंसा दिया मध्य वर्ग। मध्य वर्ग तो मैंने बताया था अभी कि यूरोप के अन्य मध्य वर्ग इनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी। अब समझिए आप, ठीक है, अभी वर्तमान में क्या है, आप किसी भी जाति को ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, अगर उसके पास इकोनॉमिकल एक्टिविटी अच्छी है तो उसको सामाजिक सोशल वैल्यू मिलेगा, ये मान के चलिए। कोई रियाज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। यही मध्य वर्ग चाह रहा है कि भाई देखो हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हमको डैमेज किया जा रहा है। हमको हमारी जो सोशल रिस्पेक्ट होना चाहिए, सोशल जो वैल्यू होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। और जो सामंत लोग हैं ठीक है मतलब उतना वे लोग एजुकेटेड भी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति क्योंकि ठीक है उनका काफ़ी हद तक चरमरा गया था, फिर भी वो विशेष अधिकारों से लैस है, तो इनको तो समस्या आएगी ही आएगी। इसीलिए देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रांस में कुलीनों की स्थिति की खराब से ये लोग चाहता था कि भाई समाज में ये लोग बेहतरी की मांग करता था। मध्य वर्ग समाज में बेहतरी होनी चाहिए, ये कोई इतना ठीक है मतलब स्पेशल कैटेगरी का फैसिलिटी मिल रहा है और हमें वैसा नहीं मिल रहा है, तो ये भी अपने ठीक है सामाजिक बेहतरी की आकांक्षा रख रहा है। अर्थात मध्य वर्ग और कुलीन वर्ग के हितों को यहाँ पे ध्यान रखिए क्या हो रही है, देखिए टकराहट हो रही है, टकराहट हो रही है। और टकराहट होगी तो कुछ न कुछ यहाँ पे होगा ही होगा। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इसी संदर्भ पे कुछ प्रश्न बन जाता है। डेविड थॉमसन यहाँ पे बोलता हुआ है, बहुत बड़ा ठीक है विचारक, थिंक टैंकर के रूप में समझ सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति हुई है आर्थिक सामाजिक ढांचे के कारण हुई है। टिप्पणी कीजिए। ये यूपीएससी प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं बल्कि विशेष अधिकारों के विरुद्ध हुआ है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो कहाँ पूछ रहा है कारण, डायरेक्ट ही अब पूछ दिया कि फ्रांस की क्रांति राजतंत्र के विरुद्ध नहीं बल्कि विशेष अधिकारों के विरुद्ध हुआ। अब सोचिए विशेष अधिकारों के विरुद्ध, विशेष अधिकार मध्य वर्ग और द्वितीय स्टेट सामंतों के बीच की स्थिति को बताने के लिए पूछ दिया। अब जितना मैंने समझाया ठीक है आप लिख के आइए आपके पेन में, ठीक है आपके कॉपी में रेड पेन नहीं लगेगा। यही कॉन्सेप्ट एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कीजिए तब चीज़ों को आप समझेंगे, ठीक है। आर्थिक सामाजिक ढांचा है ये वही इंडिकेट कर रहा है कि मध्य वर्ग का ठीक है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा था लेकिन सामाजिक ढांचा मध्य वर्ग का कमजोर था। इसी सामाजिक ढांचे को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के खिलाफ ठीक है क्रांति का आह्वान करता है। अब क्रांति का आह्वान मतलब सॉफ्ट तरीके से करेगा, देखेंगे आगे कैसे करेगा, क्योंकि मध्य वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि भाई हिंसा खून खराबा हो, क्योंकि उसकी स्थिति है ना इतनी भी उसकी स्थिति खराब नहीं है कि भाई वो तलवार लेके गोला बारूद लेके रोड पे निकल जाए, और उसकी स्थिति इतनी भी मतलब कहा जाए कि अच्छी नहीं है कि भाई उसको पूरी तरीके से मतलब ऊपर टॉप पे रखा गया है।
कुल मिला के परिवर्तन की चाह तो चाहेगा, लेकिन चाहेगा को ठीक है विचारों के माध्यम से हो जाए, बैठे बैठे यहाँ पे हो जाए। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। आंसर राइटिंग जब तक आप खुद से थोड़ा धीरे धीरे प्रयास नहीं करेंगे, आगे तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, इसको भी समझना है और इसका हम लोग लास्ट में समीक्षा भी करेंगे। ये क्या था यहाँ पे, तो फ्रांस में व्यय देखिए बहुत अधिक बढ़ चुका था, खासकर लुई 15 और 16 के समय। देखिए योग्य शासक जब भी होगा व्यय बढ़ेगा तो वो राजकोषीय घाटा को यहाँ पे बढ़ने नहीं देगा और कहीं न कहीं अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति के माध्यम से किसी छोटे राज्य को लूट खसोट के, ठीक है, वहाँ से पूरा कर लेगा। नेपोलियन यही करते हुए नजर आएगा। लेकिन अब तो लुई 15-16 तक सब आय का स्रोत बढ़ा दिया। बोला जाता है ना कि भाई चादर उतना ही फैलाओ, ठीक है, माने पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर है। ये सब का कॉन्सेप्ट था कि देखो डजंट मैटर, ठीक है, पैर फैला लो भाई जितना मन करे उतना, चादर कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, ठीक है, जन्नत का डायलॉग है, ठीक है। तो आय का स्रोत देखिए, नवीन स्रोत, समझ रहे हैं, आय का सोर्स मतलब स्रोत वर्सेस नवीन स्रोत। आय का स्रोत तो बढ़ा दिया, लेकिन नवीन स्रोतों का तलाशा नहीं गया कि भाई इतना हम खर्च कर रहे हैं तो आएगा कहाँ से। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। और वर्साय की महल, जैसा मैंने जिक्र किया हुआ था कि राष्ट्र की समाधि बन चुका था। सोचिए इतना बड़ा लुई 14 के द्वारा जो महल बनवाया गया, अब फ्रांस के लोग उसको बिल्कुल ही समाधि की तरह देखने लगे कि भाई ये फ्रांस की समाधि है, सारा का कमाई, सारा लोगों का कमाई मिल जाएगा। समस्या तो होगी ही होगी। अब यहाँ पे समस्या था कि विशेष अधिकार, लोग कर से मुक्त थे। किसान अपनी आय का 80% भाग, देखिए समंत, कुलीन, चर्च, उपहार सब राज्य कर बेगार के रूप में अगर यहाँ पे दे रहे हैं, व्यय के अनुसार यहाँ पे आय फिक्स किया जा रहा है। और वो क्या किया जा रहा है, टैक्स, टैक्स बढ़ा दो भाई, कोई समस्या ही नहीं है। आगे चल के देखेंगे यहाँ पे लुई 15 के समय, 16 के समय कुछ वित्तीय सुधारक भी लोग आएगा जिसका नाम है नेकर, तुर्गो। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि देखो 80% तक जो किसानों पे टैक्स लग रहा है, अब ये कितना देंगे। इसका मतलब कि अब चर्च व्यवस्था पे, कुलीनों पे भी चर्च टैक्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी फ्रांस की वित्तीय स्थिति सुधर पाएगी। अब सोचिए पूरी तरीके से लुई 16 के समय सब तलवार उठा लिया और जो सजेस्ट किया वित्तीय सुधारा की सबको एकदम निकलवा दिया, हटाओ हम पे भाई, तुम लोग कर लगाने की बात करते हो। समझिए क्या यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अब ये पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले चलता था, आंसर में लिखते आपको मार्क्स भी मिल जाता, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इसका समीक्षा जो अब नए तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि इतिहास लेखन शैली की जो परंपरा है ये हमेशा देखिए कंटिन्यू रूप से चलते रहती है। यही तो है ह्यूमैनिटी की खासियत, देखिए, ठीक है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस आर्गुमेंट दीजिए, ठीक है, और एग्जामिनर को आप सेटिस्फाइड कीजिए। तो अब जो समीक्षा किया गया यहाँ पे देखा गया कि देखो भाई, नवीन स्रोतों के अंतर्गत यहाँ पे बात किया कि क्रांति का कारण जो बोला गया कि दीर्घकालिक गिरावट का तो मतलब यहाँ पे कारण था ही नहीं। ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि पूरे यूरोप में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की स्थिति, पूरे यूरोपीय समाज से उनकी फ्रांस में मौजूद लोगों की स्थिति अच्छी थी। तो भाई फिर कैसे हो सकता है, खर्च बढ़ गया ठीक है, लेकिन स्रोत कहीं न कहीं ठीक है, भले ही एग्रीकल्चर ही क्यों ना है मौजूद है। तो यही है, अब नवीन स्रोतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि क्रांति का कारण दीर्घकालिक गिरावट नहीं, एक लंबे काल की जो समृद्धि होती है ना, मैंने समझिए कि अगर आप अंबानी है, ठीक है, अंबानी है, आपको मतलब 10% 15% मुनाफा हो रहा है, अचानक मुनाफा अगर जीरो में आ जाए, माइनस में एक आ जाए, तो लगेगा भाई घाटा हो गया। अब सोचिए क्या वैसे घाटे को घाटा कहेंगे या फिर वो एडजस्ट हो सकता है? जवाब तो यही मिलेगा कि हाँ एडजस्ट हो सकता है। इसीलिए बोला जा रहा है कि एक लंबे काल की समृद्धि के पश्चात अल्पकाल का फ्रांस में क्या आ गया, अवसान आ गया। क्या आ गया, अवसान आ गया। क्योंकि आर्गुमेंट दिया जा रहा है, देखिए कि 1730 के दशक के पश्चात फ्रांस में कृषि अर्थव्यवस्था एकदम बूम करते गया, एकदम बढ़ते जा रहा था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोजगार भी वहां पे बहुत अधिक मात्रा में मिला। और 1780 के दशक तक आते आते जो फ्रांस की आर्थिक अव्यवस्था का जो कारण बना, वो सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से याद रखिएगा, अमेरिका से आने वाला कीमती धातु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर को ये पॉइंट दिखा देंगे तो लगेगा वही PhD वगैरह करके आया है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका से आने वाला कीमती धातु, क्योंकि आपको पता है कि 1776 में अमेरिकी क्रांति हो गया। अब उन अमेरिकी क्रांति के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों पे, ठीक है, कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। स्पेन का ऑलरेडी अगर देखेंगे तो जो मध्य अमेरिका का जो देश है, मेक्सिको वगैरह, ग्वाटेमाला, ठीक है, होंडुरास वगैरह, बहुत सारा कंट्री है वहाँ पे, छोटा छोटा पनामा नहर के ऊपर, लैटिन अमेरिका के नाम से जिसको जाना गया, वहाँ स्पेन का कंट्रोल हुआ करता था। अमेरिका में, ठीक है, ऑलरेडी गोल्ड हो गया, ठीक है, सोना चांदी हो गया, मेक्सिको में चांदी का बहुत बड़ा भंडार है, वहाँ से आता ही नहीं था। और पहले जो ध्यान रखिएगा, मुद्रा तो आया था, समझने की कोशिश कीजिए, मुद्रा तो आया था, लेकिन मुद्रा का जो फेस वैल्यू होगा वहीं उसका वैल्यू होता था। आज क्या है, आज गवर्नमेंट, ठीक है, लीगल, ठीक है, मैंने एक कागज के टुकड़े को एक लीगलाइज कर दिया कि भैया 2000 का नोट है, हो गया 2000। सोचिए, क्या उस 2000 के नोट का रियल वैल्यू है 2000 रुपया? अगर गवर्नमेंट उसको, ठीक है, इलीगल कर दे तो क्या आपको 2000 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, ठीक है, मतलब आज से मुझे लग रहा है कि 8-10 साल पहले एक 5 रुपये का सिक्के आया था, 5 रुपये का सिक्का, ठीक है, उसमें बड़ी मात्रा में, ठीक है, क्या बोलते हैं कि जो ब्लेड बनाने वाली जो धातु हुआ करती थी वो लगा रहता था। अब 5 रुपये का जो सिक्का था मार्केट से गायब होने लगा, ठीक है। गायब होने क्यों लगा? क्योंकि बांग्लादेश में, भारत में इस सिक्के का पूरी तरीके से तस्करी होने लगा, मार्केट से गायब हो जाता था। देखिए आज गायब नहीं, आज तो मैंने 5 रुपये का सिक्का गुटाएंगे तो आपको घर भर जाएगा। क्यों? तो उस समय क्या था, तो ये 5 रुपये का जो सिक्का हुआ करता था, देखिए तस्करी होता था। क्यों होता था? तो भाई इस 5 रुपये के सिक्के के लिए, ठीक है, 365 धार वाला ब्लेड, ठीक है, 5-5 बन जाता था। 365 धार वाला ब्लेड, सोचिए उसका वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपया, और सिक्के का वैल्यू कितना है, 5 रुपया। सोचिए 2 गुना का मुनाफा हो रहा है, कौन वैसा काम नहीं करना चाहेगा? गवर्नमेंट को पता लग गया, इसलिए गवर्नमेंट ने उस सिक्के को, रांगा वाला सिक्का आता था उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब वो जो गवर्नमेंट चला रही है उस सिक्के से ब्लेड नहीं बन सकता है, बहुतायत मात्रा में, ठीक है, सिक्का उपलब्ध है। देखिए एकदम गोल्डन कलर का सिक्का है, लगेगा कि एकदम सोना ही है, ठीक है, उसको नहीं ब्लेड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहले जो मुद्रा आया, अमेरिका वगैरह से आता था मुद्रा, तो मुद्रा का जो वैल्यू होता था वहीं उसका मार्केट वैल्यू होता था, ठीक है, रियल रूप में। लीगल इलीगल कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब तो लीगल टेंडर आ गया है। यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बोल दिया गया कि मैं धारक को अगर 2000 रुपये का वचन देता हूँ तो आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको उसका वैल्यू 2000 मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। यही कारण है कि अमेरिका से आने वाला जो कीमती धातु में कमी आ गया और पूरा यूरोप में एक मंदी का कगार छा गया। और इस मंदी से देखेंगे तो ब्रिटेन बच जाएगा। सब ब्रिटेन क्यों बच जाएगा? तो इधर भारत की तरफ अच्छा खासा उपनिवेश बना लिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में ऑलरेडी, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा फ्रांस को डैमेज कर दिया गया था। यही तो कारण है। देखिए सब लिंक कहाँ से हो रहा है, देखिए ये भारत से, ठीक है, जो आया हुआ है सब भारत में फ्रांसीसी लोग आया है। लिंक करेंगे यहाँ तो बिल्कुल यहाँ पे होते हुए नजर आएगा। फ्रांस की कंपनी क्यों इतना कमजोर पड़ गई कि ब्रिटेन से हार गई, ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई? यही कारण है कि भाई खुद, ठीक है, शासक ही कमजोर हो रहा है। सरकारी कंपनी है, वाणिज्यवादी हितों से परिचालित हो रही है। डुप्ले तो हारेगा ही हारेगा। फ्रांस में आ गया, सॉरी भारत में आकर डुप्ले, समझ रहे हैं ना, वहाँ का जो गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, हार गया। अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। अंग्रेज तो भाई थे, भाई निजी कंपनी थे, उनको पूरा छूट था, व्यापारिक मुनाफा कमाओ और यहाँ पे, ठीक है, पुनः उस पैसे का यहाँ पे इन्वेस्ट करो। फ्रांस को मुनाफा देना होता था। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए सारे ही सब्जेक्टों का एक कोर सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से करिएगा तो आप कहीं से इंटरलिंकिंग कर लीजिएगा। अब हुआ क्या, देखिए 1788 से 89 में जो तत्कालिक कारण ये भी है कि वहाँ का जो फसल क्या हो गया, नष्ट हो गया। 1780 में अमेरिका से आने वाला धातु खत्म हो गया। 1788-89 में फसल, ठीक है, ठंडा वगैरह वहाँ पे अधिक पड़ गया। होता है जब साइबेरियन पवन जब अधिक मात्रा में चलेगी तो पूरे यूरोप को, ठीक है, जमा देता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिससे एलनीना, ठीक है, एलनीनो हमेशा नहीं आता है। भारत हर मैंने 8 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल में आता है। वैसे ही साइबेरियन पवन का भी जो प्रकोप है पूरे यूरोप में हर साल बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता है। तो 1788-89 में फसल नष्ट हो गया
और ऊपर से देखिए जस्ट देखेंगे तो 1776 में अमेरिकी क्रांति और 1700 ठीक है 60-70 के दशक में देखेंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। क्या होगा, डैमेज तो होगा ही होगा सबका अर्थव्यवस्था, यही यहाँ पे आपको होते हुए दिखाई देगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांसीसी विचारकों की भूमिका, यहाँ से एक प्रश्न एकदम लिख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। इसमें फ्रांसीसी विचारकों में जो भूमिका थी बहुत ध्यान से समझिए, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। देखिए कौन कौन था विचारक, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, दिदरो और रूसो। माने अपने समय से कहीं आगे सोचने वाले, मैंने अपने समय से कहीं आगे के समय में सोचने वाले जैसे लोग विचारक थे। वोल्टेयर देखिए क्या बोलता था कि भाई एक ही ईसाई तो बचा था, उसको भी सूली में चढ़ा दिया, धार्मिक व्यवस्था पे, ठीक है, कर्म कांड पे इसने चोट किया। मोंटेस्क्यू ने बोला कि देखो भाई शक्ति का पृथक्करण बहुत अधिक जरूरी है। उसी तरीके से दिदरो का भी कॉन्सेप्ट वही था। रूसो तो सबसे आगे निकल जाता है, बड़ी अच्छे से मैंने समझाया था रूसो, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पे बल दे रहा है, प्रकृति की ओर लौटो बोल रहा है, यही था देखिए रूसो, ठीक है। मैंने अभी मैं आपको बताऊंगा इस रूसो के बारे में। सबने क्या किया है तो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, दिदरो और रूसो ने उस समय, ध्यान रखिएगा, जब फ्रांस की क्रांति हो रही है 1776 में, तो 1776 तक कोई जिंदा नहीं है, सारा का सारा प्रबोधनकालीन विचारक, ठीक है, निकल गया है, मैंने, ठीक है, उनकी मृत्यु हो चुकी है सबकी। तो ये सब क्या किया था उस समय, पुनर्जागरण और प्रबोधनकालीन विचारों से युक्त उस समय तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो गतिविधियां थी फ्रांस में जो मौजूद थी, पूरे यूरोप में मौजूद थी, उसका ये सब, ठीक है, विरोध किया था। मैंने विरोध किया था, उन्हें लोगों को जगाने का प्रयास किया था कि देखो वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। अब यही है कि क्या फ्रांसीसी विचारकों की भूमिका है, देखिए क्या फ्रांसीसी विचारकों को भूमिका है कि विचारकों ने क्या करवा दिया, फ्रांसीसी क्रांति करा दिया। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई इन विचारकों में कोई इस समय तक जिंदा ही नहीं था। सोचिए जब जिंदा ही नहीं था तो भाई कैसे हो सकता है। अब इसका में मूल्यांकन करना जरूरी है, अर्थात एक जटिल संबंध आपको दिखाई देगा और यही एग्जाम अटैक करेगा आपको, तो आप हाँ या ना में निकल जाइएगा, वो कहीं से सही उत्तर आपका नहीं होगा। अब देखिए इसमें सबल पक्ष के रूप में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो क्या हो रहा है, तो देखिए जो भी उस समय के प्रबोधनकालीन जो विचारक थे, उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों पे इनके द्वारा यहाँ पे चोट किया गया। इन्होंने जिस क्रांति की बात की, जो भी इनके द्वारा शब्द और मुहावरा दिया गया, जैसे कि इन लोगों ने नागरिक अधिकार की बात की, विधि की शासन की बात की, मातृभूमि के प्रति समर्पण की बात करी, संवैधानिक राजतंत्र की बात की, इन सारे ही चीजों को अब क्या कर रहा है, तो यहाँ पे जो मध्य वर्ग जो आया हुआ है, ध्यान रखेंगे वही मध्य वर्ग है, क्रांतिकारी नेता इससे वैध करार दे रहा है कि भाई देखो अभी जो हमारे समाज में हो रहा है, हमारे पूर्वजों ने, दादा परदादाओं ने नागरिक अधिकार का बात किया, विधि की बात किया है, मातृभूमि की बात किया है। अब सोचिए यही तो है। रूसो का देखिए बोला जाता है कि देखिए, ठीक है, रूसो जब जिंदा था तो लोग इसको पागल समझता था, फ्रांस के लोग पत्थर मारता था। रूसो की असली अहमियत फ्रांस के लोगों को उसकी मरने के बाद में समझ में आई, और ये क्यों आ रही है आपको भी पता है, क्योंकि ये जो मध्य वर्ग है अपने हितों से परिचालित हो रहा है, अपनी स्वार्थ युक्त परिस्थितियों से परिचालित हो रहा है कि भाई कोई ऐसा मोहरा मिल जाए हमें ताकि हम लोग उसका यूज कर ले। होता है ना, जैसे गांधी जी, मान के चलिए गांधी जी की विचारधारा हमेशा अमर है, सदा सत्य बोलो, क्या कोई बोलता है? खुद आप, ठीक है, अपने में अप्लाई करके देखिए, लेकिन जैसे ही दूसरों पे बारी आती है तुरंत आप उसको थोप देंगे कि देखो गांधी जी ने बोला है। किसी भी विचारधारा को ले लीजिए, ठीक है, जो अपने आप में खुद लागू नहीं करते होंगे, हो सकता है अपने आपका उस विचारधारा से लागू करने से आपका इंटरेस्ट, ठीक है, नहीं होता हो, लेकिन जैसे ही सामने वाले पे आएगा आप थोप देंगे उस पर। यही कर रहा है सब, ठीक है। ये सबल पक्ष में आप देखेंगे तो क्रांतिकारी जो नेता है, जो मध्य वर्ग है, अपने स्वार्थपूर्ण नीतियों की वजह से ये लोग बना लिया क्लब हाउस, कॉफी हाउस। ये क्लब हाउस समझ रहे हैं, क्लब का जो कंसेप्ट है यूरोप से निकल के आया है। कॉफी हाउस, कॉफी चाय हाउस सब बना होता था, भारत से कॉफी, ठीक है, चाय वही निकल के खूब जाता था। अच्छा खासा मात्रा में देखिए सब माहौल बना रहा है, यूरोप के लोग माहौल बना रहा है। और कॉफी क्लब हाउस में क्या होता है, माहौल बनता है, देखिए, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होगा,
एक जो भी बुद्धिजीवी जाएगा वहाँ पे, ठीक है, दो चार फूंक मारेगा, बाहर निकलेगा, दो चार को और जनाएगा। ऐसे ऐसे करते 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 करते, ठीक है, विचारों का एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि क्रांतिकारी नेता ने इसे जो वैध एक ऑथेंटिक, ठीक है, बनाने का प्रयास किया, इसमें ये लोग सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचिए इस समय तक 1857 तक देखिए भारत में ऐसी कोई विचारधाराएं अगर देखा जाए तो बहुत मजबूती से खड़ा हुआ नहीं था। झांसी की रानी की बात कर लीजिए, क्या अगर इतनी मजबूत विचारधारा अगर मौजूद होती कि भाई भारत को आज़ाद कराना है, भारत के लिए लड़ना है, भारत माता के लिए लड़ना है, तो सिर्फ झांसी की रानी झांसी तक सीमित नहीं रह जाती। भले ही लोग आज मूवी निकाल के, ठीक है, लगा दे कि ठीक है मतलब झांसी की रानी भारत माता की जय, लेकिन असली इंटरेस्ट तो भाई उनका भी झांसी तक ही सीमित था। तो समझिए इस चीज को, ठीक है, कि विचारधारा क्या करवाता है और जहां विचारधारा की कमी हो जाए वहां पे क्या करवाता है। यही तो है भारत और, ठीक है, यूरोप के समाज में अंतर है कि भारत में उस समय कुछ इस टाइप का विचारधारा मौजूद नहीं था, यूरोप में मौजूद था। इसीलिए अंग्रेज लोग भारत में इतने लंबे समय तक रह गया। अब उनकी विचारधारा भारतीयों ने सीख लिया, रंग रूप आचार विचार में हर तरीके से, ठीक है, क्या बोलते हैं कि भारतीय लोग तो अंग्रेज नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है रंग रूप में मतलब भारतीय ही रहा, लेकिन आचार विचार में पूरी तरीके से अंग्रेज बन गया। सीख लिया उस सबको, विचारधाराओं को। आगे चल के सब राजा राम मोहन राय का नाम आएगा, ठीक है, विवेकानंद का भी कुछ कुछ हद तक नाम आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे। तो आप समझिए क्लब और कॉफी हाउस ने विचारों को बिल्कुल ही एक्सपेंड करने का काम किया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपको निष्कर्ष के रूप में दिखाना होगा। क्योंकि देखिए कोई भी विचारक, किसी भी विचारक के द्वारा स्पष्ट रूप से क्रांति की कभी बात नहीं की गई, क्योंकि कोई विचारक यहाँ पे मौजूद नहीं था, बल्कि यहाँ पे मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी, जो भी कॉफी हाउस क्लब हाउस में सब जो माहौल बनाता था, विचारों का आदान प्रदान करता था, इनको, ठीक है, बिल्कुल ही वैध करार देने का प्रयास करता था इन विचारकों को। उस शांतिपूर्ण परिवर्तन की बात करता था। मैंने बताया था कि मध्य वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि हम भाई चल जाए, तोप के सामने हम खड़े हो जाए, तलवार लेके हम, ठीक है, चल जाए किसी के गर्दन काटने। वो भी चाह रहा है कि परिवर्तन का जो दर है शांतिपूर्ण परिवर्तन हो। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि स्पष्ट रूप से विचारकों ने कभी क्रांति की बात नहीं की। कोई विचारक मौजूद नहीं था उस समय, कोई जिंदा ही नहीं था, ना ही कोई विचारक ने संगठन बनाया। जिसे देखेंगे जब मेजी काल आएगा, ठीक है, जापान में देखेंगे, या फिर इटली के एकीकरण के समय जब मेजनी को देखेंगे, तो खुद एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, विचारक होता है, थिंक टैंकर होता है। मेजनी इटली के एकीकरण में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, पूरे युवाओं को, ठीक है, इकट्ठा करता है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन का देखिए कारण बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, सब विचारक को निकल लिया है सब। अगर हम लोग इसको कंपेरिजन करें अमेरिका से, तो अमेरिका में देखिए जो भी विचारक वहाँ उस समय लोग मौजूद था, फ्रैंक, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को ले लिए, पैट्रिक हेनरी को ले लीजिए, बेंजामिन मार्टिन को ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, उसके अलावा जॉर्ज वाशिंगटन को ले लीजिए। देखिए नेतृत्वकर्ता मजबूत थे, विचारधारा भी वहाँ मौजूद थी। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई मध्य वर्ग था, विचारक भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के साथ देख रहे हैं तो हमें पूर्णतः ये चीज़ सही नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि आप इसको बोलिए कि डायरेक्ट संबंध उनका नहीं था, बल्कि कैसा संबंध था, अप्रत्यक्ष संबंध था। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए यहाँ पे तत्कालिक कारण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रांति आज देखिए करा देना है, मानना नहीं है, क्रांति करा देना ही आज। ठीक है, तत्कालिक कारण मैंने बताया था शुरू में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रांस की सरकार बड़े आर्थिक संकट से लास्ट तक जाते जाते देखेंगे लुई 16 के समय, ठीक है, जो उसकी बीवी तो इतनी खर्चीली थी कि उसकी बीवी को कोई, जो था ना वो एंटोनिया, जो मेरी एंटोनिया थी, उसकी बीवी को कोई मतलब गरीब की, जनसाधारण की समझ नहीं थी। फ्रांस में जब फसल वगैरह जब खराब हो जाता है तो देखेंगे कि जो वर्साय का जो महल होता है, भर पेट उसमें तो मतलब पूरा खाना लगा ही रहता है, भरा ही रहता है हर प्रकार का। लोग धावा बोल देते हैं, मैंने फ्रांस के शहर में, पेरिस के शहर में एकदम, समझ रहे हैं ना, वर्साय का जो महल है पेरिस में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। खिड़की से देखती है, अपनी दासियों से बोलती है क्या हो रहा है। उसकी दासी बोलती है कि ठीक है, मतलब रानी साहिबा, ठीक है, यहाँ पे लोग
ब्रेड के लिए, ठीक है, भागे मर रहे हैं। महंगाई दर बहुत बढ़ गया था, महंगाई दर बहुत अधिक बढ़ गया था। एंटोनिया बोल रही है, इससे आप उसकी समझ का पता लगा सकते हैं कि भाई लोगों को जब ब्रेड नहीं मिल रहा तो भाग क्यों रहे हैं। लोग केक खाए, क्या दिक्कत है, केक खाए। सोचिए जिसके पास ब्रेड खाने के लिए पैसा नहीं वो केक खाएगा। लेकिन हुआ है, इतिहास में ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो बड़ा आर्थिक संकट का दौर था, समझिए। यहाँ पे लुई 16 आया, यहाँ पे वित्त मंत्री था उसका कोलोन। कोलोन से राय मशवरा किया, बोला कि लगाओ भाई जनसाधारण पे कर। कोलोन बोलता है देखो बहुत हो गया, अब जनसाधारण पे कर लगा दिए तो भाई विद्रोह हो जाएगा। लुई 16 करे तो क्या करे, लुई 16 सजेस्ट करेगा, ठीक है, कोलोन भी सजेस्ट करेगा उसको। एक ही विकल्प है, कुलीनों और अगर सामंतों पे कर लगा दिया जाए तो फ्रांस की जो वित्तीय स्थिति, फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, थोड़ा बेहतर हो सकता है, सुधार आ सकता है। अब यही समस्या था कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। समझ रहे हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि अभी तक एक जो विशेष अधिकारों से लैस थे उन पर कर लगाने का मतलब था कि एक विशेष अधिकारों को, ठीक है, खींच लेना। लेकिन कोलोन बड़ी हिम्मत करके गया, ठीक है, गया काउंसिल ऑफ नोटेबल में बुलाया। ध्यान रखिएगा, होता है ना, मतलब वर्साय का इतना बड़ा महल था, बहुत सारा, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं कि असेंबली भी था, संवैधानिक सभा के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है, सभा जो होता है जहाँ पे चलते रहता है सब। तो काउंसिल ऑफ नोटेबल में कुलीन और पादरियों को, ठीक है, कोलोन बुलाया, कर का प्रस्ताव दिया कि देखिए भाई आप लोग कर लगाना चाहते हैं। बेचारा क्या हो गया, विफल हो गया। बोल रहा है कि देखो, कुलीन पादरी सब बोल रहा है कि तुमसे पहले भी आया है सब, ठीक है, फ्रांस से बाहर निकलवा दिया हमने। जो भी हम पे कर लगवाने की बात किया, जो भी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आया उसको हम लोगों ने फ्रांस से बाहर निकलवा दिया है, तुम ही बाकी हो। बेचारा कोलोन क्या करेगा, चला गया मुंह लटका के लुई 16 के पास। अब लुई 16 करे तो क्या करे, काटो तो खून नहीं। अब इसको लगेगा एक ही विकल्प है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो सारे लोगों को, फ्रांस के लोगों को, चाहे पादरी, कुलीन, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, सबको बुलाना होगा। और इसका बुलाने का देखिए बड़ा जो माध्यम था, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको बोला गया शासक द्वारा ए स्टेट जनरल की बैठक। ये है ए स्टेट जनरल की बैठक। ये फाइनली आज वर्तमान में जो हमारा पार्लियामेंट है उसके संदर्भ में आप समझ सकते हैं, यही ए स्टेट जनरल की बैठक। 175 साल बाद इसका बारी आया। मैंने जो ऑफिस बना था पार्लियामेंट्री वहाँ का, वर्साय के महल के किनारे बना हुआ था, 175 साल बाद समझिए कि वो उसी तरह से था, धूल खा रहा था। क्योंकि लुई 13 ने इसको अपदस्त कर दिया था कि हटाओ, ठीक है भाई, बेकार का चीज़ है, मैं ही राजी हूँ। लुई 13-14 बड़ा प्रभावशाली शासक हुआ है फ्रांस में। अब 175 साल बाद आया तो लोगों की उम्मीद जगी, समझ रहे हैं, और लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा ये भी ये निर्देश कर रहा था, लुई 16 की व्यवस्था को दर्शा रहा था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ के रूप में समझ सकते हैं कि राजतंत्र अब समर्पण का भाव कर चुका था कि भाई देखो, मैंने, समझ रहे हैं ना, मैंने, जब आपको बहुत अधिक जरूरत होती है किसी से, आप, ठीक है, कुछ मांगते हैं, नहीं मिलता अच्छे से, तो आप क्या करते हैं, सोचिए, ठीक, गिड़ाना पड़ता है भाई। सिचुएशन बहुत अधिक खराब हो तो पैरों पे गिरना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई दे दो दे दो। कुछ यही हाल हो गया इस लुई 16 का। और जब ये स्टेट जनरल की जब बैठक की बात आई तो देखिए खुशी की लहर फ्रांस में दौड़ गई। समझ रहे, खुशी की लहर क्या दौड़ गई, जितने भी वर्ग थे इनको लगा कि अब हमको अपने अपना दुखड़ा सुनाने का मौका मिलेगा। और इसमें तीनों लोग आगे थे। पहला था कुलीन। कुलीन बोला कि देखो, लुई 13-14 हमारे अधिकारों को सीमित कर दिया, हमको जो लुई 13-14 से जो पहले वाला जो शासक था, ठीक है, मैंने पुनर्जागरण के दौर में जो मामला चल रहा था, विशेष अधिकार थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हमारी स्थिति अच्छी थी, चर्च, समझ रहे हैं, एकदम किला उला सब लगा रहता था, सैनिक वैनिक सब लगा रहता था, वो हमें चाहिए। मध्य वर्ग की चाह यहाँ पे थी। देखिए यहाँ पे मध्य वर्ग की चाह थी कि देखो, लुई जो 40 था कितना हमें यार सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया लुई 14 ने, लेकिन लुई 15-16 निकम्मा हो गया। हम बोलेंगे कि भाई आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए। देखिए मध्य वर्ग क्या चाह रहा है, ये आप हमारा सपोर्ट करिए। इसीलिए कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो थिंक टैंकर होते हैं कि अगर इस मध्य वर्ग को अगर लुई 16 ने सपोर्ट कर दिया होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती, क्योंकि मध्य वर्ग तो अपने हित में चला जाता। निम्न वर्ग को क्या लग रहा है कि देखिए हमारे साथ टाइथ, समझ रहे हैं ना, कर जो लग रहा है, टाइथ सब तरह का कर लग रहा है, उपहार कर लग रहा है, राज्य कर लग रहा है, 80% हमारा ऐसे ही चला जा रहा है, भाई हमको भी थोड़ा रियायत दीजिए। तो एक खुशी की लहर दौड़ गया कि अपना अपना दुखड़ा साबित करने का।
यहाँ पे देखिए ब्रिटेन का मैं यहाँ पे कोरिलेट करना चाहता हूँ कि जब ब्रिटेन का जब शासक था चार्ल्स और दूसरे था लॉर्ड ऑफ हाउस, पता होगा आप लोग, मैंने पूरा का पूरा कहानी बता दिया है। चार्ल्स वर्सेस लॉर्ड ऑफ हाउस में, जबकि लॉर्ड और साउथ में अधिकतर जो लोग थे सामंत और कुलीन लोग थे ही, वहां पे जब संसद की शक्ति को, बात को आगे बढ़ाने की जब बात कर रही थी, देखिए सामंतों के समय, उस समय सामंत लोग काफी पावरफुल होता था, सैनिक वगैरह सब रखा करता था। चार्ल्स सामंतों से अझुरा गया, क्या हो गया पूरी तरीके से, समझ रहे हैं ना, एकदम मतलब भिड़ गया एकदम शक्ति को लेके, और सामंतों ने इसको हरा के इसका गिलेटिन में गर्दन काट दिया। सोचिए अगर लुई 16 इसके पास सैनिक नहीं होता, सामंतों के पास अगर सैनिक होता, जो कि सामंत कमजोर हो चुके थे, तो लुई 16 को छोड़ देते। थोड़ा सा देखिए यहीं, थोड़ा उसके आपको, ठीक है, चीज़ों को जहाँ मिले थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते चलना है, चीज़ों को कोरिलेट करना है। तो कुल मिला के आप इतना समझ गए कि 175 साल बाद खुशी की लहर क्यों दौड़ दौड़ गई लोगों में, ठीक है। अब जनरल स्टेट की बैठक होना था, अब यही है, देखिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी, और बिल्कुल आप एकदम पास में पहुंच गए हैं, यही है ये स्टेट जनरल की बैठक 1789 में हो रहा है वर्साई के महल में। इसमें क्या था, 3 स्टेट मौजूद था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ये स्टेट कुछ नहीं है, मैंने ये वर्गीय, ठीक है, संरचना को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि भाई फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। जैसे पहले होता था ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ यही भाव है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में 1% लोग थे पादरी लोग, सेकेंड स्टेट में 2% लोग थे सामंत लोग, और थर्ड स्टेट में 97% जो लोग थे मध्य वर्ग थे। और ये मध्य वर्ग देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो निम्न वर्ग भी मौजूद था, और मैंने बताया था कहीं ना कहीं इस, ठीक है, मध्य वर्ग के अंतर्गत जो बेकार का जो पादरी था सब, ठीक है, बेकार नहीं कहेंगे, मैंने विशेष अधिकारों से जो लैस नहीं था, उनका भी जो झुकाव यही आता था। लेकिन सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी क्या है, सोचिए, एक सदन, इसको क्या मान लिया गया, एक चेंबर मान लिया गया भाई कि एक चेंबर है, एक सदन का एक ही वोट होगा, एक ही वोट होगा, समझ रहे हैं। सेकेंड स्टेट, इसमें 2% है, एक सदन बोला गया कि इसको भी एक चेंबर मान लिया गया कि इसका भी एक ही वोट होगा। और तीसरा भी सदन को क्या किया गया, तो एक सदन मान लिया गया, मतलब एक चेंबर मान लिया गया, मतलब इसका भी एक वोट मान लिया गया, एक वोट होगा। अब सोचिए कितना समस्या का कारण है। डिसीजन तो देखिए जब भी होगा और नंबर पे भी होगा, विषम संख्या पे ही होगा, 3 लोग होना चाहिए, 5 लोग होना चाहिए, 7 लोग होना चाहिए, तभी तो डिसीजन होगा। आ गया डिसीजन के बारे। अब सोचिए, ये फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट दोनों ही अपने विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहेंगे। थर्ड स्टेट कोई भी बात बोलेगा तो ये लोग विरोध कर देंगे और अपना एक एक वोट लगा के 2 वोट कर लेंगे, जीत जाएंगे। अब ये मध्य वर्ग समझ रहा था, बोलो देखो भाई, बाबा आदम जमाने की चीजों को हम लोग नहीं मानेंगे, वैसे नहीं होगा, ठीक है। प्रतिनिधित्व के आधार पे ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधित्व के आधार पे कि जितना जिसका जिस, ठीक है, स्टेज पे, चेंबर पे जितना प्रतिनिधित्व है उसके आधार पे, ठीक है, मत होगा। अब समझिए क्या, फिर तो ये लोग देखेंगे भाई हम तो 1% है, ये बोल रहा था हम 2% है, ये तो कभी जीतेगा ही नहीं। मामला यहीं आके फंस गया, ठीक है, समझिए, मामला आके यहीं आके फंस गया, ठीक है। जब मामला फंस गया तो थर्ड स्टेट ने बोला कि हम संविधान की मांग कर रहे हैं। कैसा संविधान की, तो संवैधानिक राजतंत्र की बात कर रहे हैं, माने संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रहे हैं। कैसे तो नहीं चलेगा, हमको शासक रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवैधानिक चीज़ों से चले। इसलिए देखिए मध्य वर्ग कभी भी प्रजातंत्र की बहुत कम बात करते हुए नजर आएगा, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बोलेगा शासक रहे लेकिन संविधान से चले, ताकि निम्न वर्ग का भाई उनको तो यूज करना ही करना है। यही चल रहा है, संवैधानिक राजतंत्र की इसने मांग कर दिया। अब ये लोग भड़क गया पूरा, ठीक है। और शासक की भी अयोग्यता है, लुई 16 है, ध्यान रखिएगा, वो पूरा पूरा वो जोरू का गुलाम हो गया है लुई 16। अब देखिए क्या हो रहा है, घटनाक्रम को आपसे, ठीक है, घटनाक्रम से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए 1789 में हुआ है, घटनाक्रम में देखेंगे तो 17 जून 1789 को, जस्ट इसके बाद इंस्टेंट हो रहा है, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर सब लगातार हुए जा रहा है घटना। तीसरी सदन की बात को नहीं माना गया, तीसरी सदन ने वहां पे अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, भाई हम ही है नेशनल, ठीक है, नेशनल जो असेंबली के रूप में अपने आप को सब घोषित कर दिया। किसने,
तृतीय स्टेट ने, सोचिए, पादरियों और सामंतों के होते हुए इसने अपने आप की घोषणा कर दी, भाई हम ही लोग हैं। ये माना जाता है कि पहला क्रांतिकारी कदम था तृतीय स्टेट का। अब ध्यान रखिएगा, उस मध्यम वर्ग में निम्न वर्ग उनका साथ दे रहा है, लेकिन बैठने वाले अधिकतर जो थे मध्य वर्ग थे। मैंने निम्न वर्ग का, ठीक है, लीडरशिप जो प्ले कर रहा है मध्य वर्ग कर रहा है। 20 जून 1789 को, एकदम थोड़ा सा देखिए, ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस समझना है कि शासक सामंतों के दबाव में राष्ट्रीय सभा भवन को ही बंद कर दिया कि जाओ भाई, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अब शासक सामंतों के दबाव में, चूंकि शासक है ना लुई 16 अयोग्य बेचारा है, ठीक है, खुद ही उसकी बीवी का क्या बोलते हैं कि सामंतों और जो पादरी था सब उस सबसे अफेयर दिखाया गया है। अब वही बोला कि मध्य वर्ग, भाई देखो, राष्ट्रीय सभा बंद करने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास यूनिटी है, एकता है, ठीक है। और लोग रात में देखेंगे, शाम का मतलब, ठीक है, शाम के रात हो गया था, उसी समय सब चला जाता है टेनिस कोर्ट में। वही है बगल में वर्साई के महल, इतना बड़ा, ठीक है, टेनिस जो कोर्ट था, चला गया सब। सोचिए, टेनिस कोर्ट में चला गया, ठीक है। निम्न वर्ग को जैसे ही पता चला, जो भी किसान थे, दस्तकार थे, कि भाई इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, गांव से लोग एकदम, समझ रहे, गांव से, शहरों से, सारा निम्न वर्ग उस, ठीक है, वर्साई के महल को घेर लिया, टेनिस कोर्ट को घेर लिया, टेनिस कोर्ट को घेर लिया। सुनिए, मार्शलेज गाते हुए आ रहे हैं। मार्शलेज मैंने होता है वहां का राष्ट्रगान, राष्ट्रगान मैंने एकदम ओत प्रोत से होकर लोग, एकदम देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत होकर लोग आ रहे हैं। भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया। लुई 16 को देख समय ऐसा लगा सामंतों के दबाव में कि भाई सबको निपटा देते हैं आज। लेकिन सोचिए, यहाँ पे कौन है? निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के रहते इतना भीड़ है, पूरी तरीके से टेनिस कोर्ट को घेर लिया गया। कितना भी तुम सैनिक हटा दो, निम्न वर्ग मानने वाला नहीं था, घेर लिया था, आए जा रहा था, आए जा रहा था, कितनों को मारोगे? इसीलिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, निम्न वर्ग ने, ठीक है, मध्य वर्ग को बचा लिया। अगर सोचिए निम्न वर्ग नहीं होता तो फिर लुई 16 डेफिनेटली भेज देता अपने सिपाहियों को और मध्य वर्ग को, ठीक है, निपटा देता सब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो चुका है जर्मनी में। देखिए आगे चल के 1848 में जब देखेंगे फ्रैंकफर्ट, समझ रहे हैं ना, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है फ्रैंकफर्ट, ठीक है। यहाँ पे भी मध्य वर्ग ने संविधान बनाने का प्रयास किया, शासक के रहते संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन शासक ने क्या किया कि बलपूर्वक, ठीक है, इसको दबा दिया गया मध्य वर्ग को। अब सोचिए, इस मध्य वर्ग को फ्रांस के जैसे निम्न वर्ग का सपोर्ट नहीं मिला, बेचारा सब बलि का बकरा बन गया। यहाँ क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है, जबकि घटना इससे पहले हो रही है, 1700, ठीक है, 89 की घटना है। सोचिए, ये है निम्न वर्ग का पावर, यही है भीड़, ठीक है। बोला जाता है ना, ठीक है, जो भी लोकतांत्रिक देश है, असली पावर जनता में होती है। अभी किसान आंदोलन को देख लीजिए, ठीक है, क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही है, देखिए, ठीक है, समझिए आप लोग। सरकार को कोर्ट खाली कराना यहाँ पे मुश्किल हो गया। 23 जून 1789 को शासक 3 सदनों की यहाँ पे बैठक करता है, तीनों सदनों की मिला के, भाई मजबूर हो जाता है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, भाई आओ भाई, कुछ मध्यम मार्ग निकाला जा रहा है, बीच का सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। शासक ने यहाँ पे सुधार का आश्वासन दिया कि देखो भाई सुधार होगा, आप लोग इतना उग्र रूप मत रहिए। शासक ऐसे ही बोलता है सब, सुधार का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय सभा बोला कि ये देखो भाई हम लोग मौजूद है, इसको अमान्य घोषित कर रहे हैं, नहीं काम चलेगा। यहाँ पे माना जाता है कि उसकी जो पत्नी थी एंटोनिया, उसका बड़ा प्रभाव रहता था इस विशेष अधिकार को लेकर। किसी भी कीमत पे विशेष अधिकार को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थी। विशेष अधिकार प्लस संपत्ति के अधिकार को ऐसा बोला गया कि सामंतों ने बोला, ठीक है, क्या बोलते हैं कि मेरी एंटोनिया को, एंटोनिया ने शासक पे दबाव डाला, बेचारा था जोरू का गुलाम। विशेष अधिकार और संपत्ति के अधिकार को ये लोग जारी रखा, शासक ने जारी रखा। अब सोचिए, मुद्दा भटक रहा था, लेकिन यही था यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है। 27 जून 1789 को, ठीक है, अब जब ये हुआ तो पुनः मध्य वर्ग किसी भी कीमत पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और 27 जून 1789 को राजा को झुकना पड़ा। राजा माने शासक को झुकना पड़ा, लुई 16 को झुकना पड़ा, तीनों सदन को एक साथ, ठीक है,
इसने बैठने की अनुमति दी और संविधान सभा की बात को मान लिया गया कि भाई तृतीय जो स्टेट है ये लोग क्या करेगा, संविधान बनाएगा, अर्थात संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पे कायम रहेगा फ्रांस में। ये बहुत बड़ा परिवर्तन का समय था, ठीक है। शासक ने स्वीकारना पड़ा, स्वीकारता क्या न करता। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तृतीय स्टेट में अच्छा खासा जो है किसान लोग, दस्तकार समझ रहे हैं ना, जो किसानी भी करता है और कुछ ना कुछ, ठीक है, शिल्पियों का भी काम करता है, दोनों कर लेता है। यहाँ पे एग्रेसिव काफ़ी वो सब हो जाता है तृतीय स्टेट में आके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से शासक की अयोग्यता साबित होती है। कुलीनों के दबाव में ये तो चाहेगा नहीं ना भाई कि पैसा होगा तो फिर तो पूरी सबको, ठीक है, मजा ही सबका बेकार हो जाएगा। कुलीनों के दबाव में सैनिक सक्रियता इसने बढ़ाना शुरू कर दिया लुई 16 ने। यह उसकी अदूरदर्शिता थी। इसका कुलीनों का मेन था कि देखो भाई ये जो है ना, जितना संविधान बनाने वाले लोग थे इनको खत्म करो भाई, निपटाओ, ठीक है। संविधान प्रतिनिधि सभा को निपटाओ, जो भी मिलता है निपटाओ। अब इन संविधान प्रतिनिधि सभा में भय का माहौल, एकदम समझ रहे हैं, एकदम डर पैदा हो गया। जैसे इन लोगों को मालूम चला कि भाई हमारे लोग संविधान बनाने वाले हैं और इनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, अब वो दिन आ गया। इमेज से ही आप समझ गए होंगे, बास्तिल के किले को फतह कर लिया गया। समझ रहे हैं ना, जब इस तरह का जब न्यूज फैलता है, देखिए लोगों में एकदम गजब का, ठीक है, यूनिटी आ जाता है। और खासकर जहाँ पे सबसे अधिक संख्या उनकी हो, हिंसा का रूप ले लिया। क्रांतिकारी सक्रियता बढ़ा दी गई। जो भी क्रांतिकारी थे, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, सब एक्टिव हो गए। बास्तिल किलों को गया लूट लिया। बास्तिल किला उस समय सरकारी शस्त्रागार हुआ करता था। गोला बारूद, पुराने राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था कि भाई अब तो युद्ध होगा ही होगा, हम पूरा, ठीक है, ले लेते हैं। सब लूट लिया सब, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट कौन कर रहा है, निम्न वर्ग। क्योंकि ये बास्तिल किला को अगर निम्न वर्ग नहीं अगर इसको लूटता तो मुट्ठी भर मध्य वर्ग से इस बास्तिल किले को नहीं लूटा जाता, और लूट भी लेता तो फिर लुई 16 के सैनिकों के द्वारा डेफिनेटली उनका, ठीक है, पूरी तरीके से उनको, ठीक है, मार दिया जाता। तो यही देखिए निम्न वर्ग दो जगह आके मध्य वर्ग को बचा रहा है। यही एक क्वेश्चन अटैक करता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 जुलाई 1789 को शासक ने सारा परिवर्तन पर मुहर लगा दिया कि भाई जो बोलो हम मानने के लिए तैयार हैं। हार चुका था बेचारा, ठीक है, करे तो क्या करे। अब यही है नई व्यवस्था जो आई, पेरिस की कम्यून बोला गया इसको, ध्यान रखिएगा। नई व्यवस्था को पेरिस का कम्यून बोला गया। अब यहीं से जो है कम्यून, यही जो कम्यून है, मॉब ऑफ पेरिस बोला गया, माने पेरिस की भीड़। और इसी कम्यून से क्या निकल के आया, कम्युनिज्म निकल के आया। क्या निकल के आया, कम्युनिज्म। और इस कम्यून में सबसे अधिक जो संख्या थी, इसमें किसान, दस्तकार लोग बहुत भारी मात्रा में। सोचिए अब ये मध्य वर्ग की तरह, ठीक है, नहीं बैठे हुए, एकदम आक्रामक हो चुके हैं, कोई हमको भी पार्टिसिपेट करो। एक बार देखिए क्रांति में, ठीक है, जब निकल जाइएगा ना, उतर जाइएगा, स्टूडेंट क्रांति हो चाहे कोई भी क्रांति हो, तो आपके अंदर जो डर भय है वो खत्म हो जाएगा। और यही हुआ है। अभी तक ये लोग घर से निकला नहीं था, किसान लोग, दस्तकार लोग, लेकिन अब निकल चुका है। अब रेडिकल चेंज की लोग बात कर रहा है, ठीक है, पुरातन व्यवस्था समाप्त करने की बात कर रहा है। सामंतों को सब लूट लिया निम्न वर्ग ने, बहुत सारे संबंध, पादरियों को अब ये नहीं दिख रहा कि संबंध है, धर्म है, ठीक है। बीवी बच्चों को लूटना, मारना, काटना, ये सब बहुत आम बात हो गया था। कितने सारे पादरी तो छोड़ के भागने भी लगे थे फ्रांस। सोचिए ये हाल हुई। इसी को बोला गया रेडिकल चेंज। इतना रेडिकल चेंज तो मार्क्स ने भी नहीं लाया, समझ रहे हैं। अब यही देखिए मार्क्स और क्या क्या है यहाँ पे, कम्युनिज्म। अब दोनों को लिंक कीजिए। मार्क्स जर्मनी का था, उसका फ्रांस आना जाना एकदम लगा रहता था। लेकिन जर्मनी में भी मार्क्स को, ठीक है, मतलब जर्मनी में भी मार्क्स को भगा दिया गया, फ्रांस से भी मार्क्स को भगा दिया गया। फाइनली मार्क्स कहाँ टिका, इंग्लैंड में टिका। और इंग्लैंड में जाके अपने विचारों से वहाँ पे वो, ठीक है, जो कम्युनिज्म की जो बात किया, जो सरभारा क्रांति का बात किया, खासकर वहाँ के मजदूरों के हित में, वो फिर जाके रूसी क्रांति के रूप में, आपको बोल्शेविक क्रांति के रूप में 1917 में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेनिन के नेतृत्व में। तो यही देखिए क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, बार बार फोकस कर रहा हूँ। इतना बड़ा जो रेडिकल चेंज अब यहाँ पे आ चुका था। अब शुरू हो गया। देखिए 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही की गई। कार्यवाही मतलब, ठीक है, सब लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं
और इसमें विशेष अधिकार वाले जो भी लोग थे, सामंत, कुलीन, चर्च व्यवस्था, सारे के सारे लोग मौजूद थे। समझिए कि सुबह से बैठक हो रहा है, होते 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 सब मामला होते 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 एक सामंत था, उस सामंत का नाम कुछ, ठीक है, ड्यूक कुछ नाम था उसका, कुछ ड्यूक दया, मैंने उसको बोला जाता था सबसे अमीर सामंत था, बिना पेंदी का लोटा भी था, कुछ भी बोल देता था। इतना हिंसा देख चुका था कि इतना सामंतों को लूटा गया सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की वजह से। बोला गया देखो भाई, हम अपना विशेष अधिकार छोड़ रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। अभी एक सामंत विशेष अधिकार छोड़ा, सब ने छोड़ दिया, हमको भी नहीं चाहिए, हमको भी नहीं चाहिए बोल रहा है। कौन रखेगा विशेष अधिकार? ध्यान रखिएगा, विशेष अधिकार। अब जो कुलीन, जो चर्च व्यवस्था थी, चर्च व्यवस्था, ये लोग भी बोल रहा है कि भाई हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब भाई मत मानो, हम भाई तुमको मुक्ति नहीं दिलवाएंगे, मोक्ष नहीं दिलवाएंगे। अब यही चल रहा है, अर्थात विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा, संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा। आपका दिमाग काम कर रहा है, आप लोग समझ रहे हैं? संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा। अब इस संपत्ति को, अधिकार को बनाए रखने में जो सबसे बड़ा विलेन का रोल प्ले करेगा, ये चर्च नहीं करेगा, सामंत नहीं करेगा, शासक नहीं करेगा, बल्कि वो करेगा मध्य वर्ग। क्योंकि मध्य वर्ग हमेशा ही संपत्ति की खत्म की कभी बात नहीं करेगा। सोचिए, मैंने जिसका बोलते हैं ना, मैंने जब खुद का घर शीशे का हो, ठीक है, तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये बिल्कुल, ये बात फ्रांस के मध्य वर्ग में सही साबित होती है कि मध्य वर्ग वहाँ का काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है, मजबूत हो चुका था। अगर वो उनके विशेष अधिकारों पे हमला कर दिया, संपत्ति के अधिकारों पे भी अगर हमला कर देता, तो वो लोग भी तो बोलता भी तुम लोग भी छोड़ दो अपना संपत्ति का अधिकार। इसलिए देखेंगे एक समय के बाद लगेगा कि सामंत, कुलीन और मध्य वर्ग लगेगा कि एक तरफ ही सब हो चुका है। यहीं पे डेविड थॉमसन बार बार देखिए कटाक्ष करते नजर आते हैं, ठीक है। और प्रश्न भी बनता है कि थोड़े अधिकार त्याग कर, थोड़े अधिकार त्याग कर, अर्थात विशेष अधिकार को त्याग कर फ्रांस के जो कुलीन व्यवस्था थी, चर्च व्यवस्था थी, उन लोगों ने अपने अधिकारों को बचा लिया। अब इसको अप्लाई कीजिए भारत में। भारत में क्या हुआ देखिए, इतने सारे जमींदार थे, राजा रजवाड़े मौजूद थे। अंग्रेजों के जाने के बाद क्या उनकी भूमि लोगों में बांटी गई? बांटी भी गई तो बिल्कुल ही गलत तरीके से बांटा गया। बांटा भी गया तो भाई भूमि का उनको, किसानों को पट्टा ही नहीं दिया गया। इतना बड़ा एग्जाम्पल है नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल में। सोचिए, माओवादी का जो कंसेप्ट आ गया पूरी तरीके से उसी जमीन को लेके। तो यहाँ पे कहने का एसेंस है कि देखिए, विशेष अधिकारों को तो खत्म किया गया, लेकिन संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे बचा लिया गया। इसको ऑथेंटिक बना दिया गया कि भाई संपत्ति के अधिकार को रख सकते हैं। ये तो वही चीज़ था कि एक जेब से, ठीक है, 2000 रुपये निकाले और पीछे वाला पॉकेट में कस लिया। मध्य वर्ग उनका साथ दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यही था कुल मिला के, अब विशेष अधिकार तो खत्म हो गया। 5 अगस्त 1789 को फ्रांस में एक नौ प्रभात का यहाँ पे समय था। अब यहाँ पे आप समझिए, संचालन काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा मध्य वर्ग के लिए। एक तो उसको भाई निम्न वर्ग को, ठीक है, और निम्न वर्ग का जो उसको सपोर्ट मिल रहा था, निम्न वर्ग सपोर्ट नहीं करता तो तुरंत फेल हो जाता। निम्न वर्ग की क्या चाह थी कि भाई प्रजातांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक समानता को लाना चाहता था निम्न वर्ग। और मध्य वर्ग यहाँ पे दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। इसका उद्देश्य है कि संवैधानिक राजतंत्र हो, लेकिन ये भी चाह रहा है कि विशेष अधिकार खत्म हो। अब ये कैसे होगा? तो भाई मध्य वर्ग निम्न वर्ग को थोड़ा बहुत, ठीक है, सेटिस्फाइड करने का प्रयास करेगा। मध्य वर्ग कुलीनों, सामंतों को, ठीक है, बोलेगा देखो विशेष अधिकार तो खत्म हो रहा है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को भाई बनाए रखा गया, संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया। अब इसी से आप देखेंगे तो जब आप पढ़ेंगे अगला राजतंत्र में, ठीक, संवैधानिक राजतंत्र में, तो पहला स्टेज में देखेंगे बहुत अधिक ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा स्टेज में यही जब निम्न वर्ग एक आएगा, जैकोबियन दल है, बहुत ही एग्रेसिव दल, रॉबेस्पियर जब आएगा तो वो एकदम अपना आतंक के बल पे प्रजातंत्र लाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे लगेगा कि 100% डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र आ गई वहाँ पे, लेकिन पुनः उसको मार दिया जाएगा। फिर से मध्य वर्ग आएगा, डायरेक्टरी का शासन आएगा, और डायरेक्टरी की शासन जो मध्य वर्ग है अपने हितों से संचालित होते 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 फ्रांस को एकदम गर्त में ढकेल देगा। तब जाकर आएगा नेपोलियन,
तब जाकर नेपोलियन आएगा और पुनः नेपोलियन उस तानाशाही व्यवस्था को कायम करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, दोनों ही क्रांति देखिए मध्यवर्गीय स्वरूप से युक्त दिखाई देती है। लेकिन अमेरिकी क्रांति में क्या देखा हम लोगों ने कि एक सफलतापूर्वक मध्य वर्ग ने जिसको संचालित किया, निम्न वर्ग ने बोस्टन टी पार्टी में थोड़ा बहुत हो हल्ला करने की कोशिश किया, लेकिन मध्य वर्ग ने जल्दी उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। लेकिन फ्रांस की क्रांति में नहीं होगा इसे। फ्रांस की क्रांति में निम्न वर्ग का अधिक दबाव बनेगा। और इसी तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति में अंतर बताइए। सोचिए, रट के आप कभी नहीं दे सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह में ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल पूछा जा चुका है, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति में अंतर बताइए। जब इस तरह का प्रश्न आता है, इंटरव्यू में आता है, जब डायरेक्ट जब पूछ लिया जाता है, अगर इस तरीके से आप प्रश्न को ठीक है मतलब इस तरह से अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे कैसे बता पाएंगे। खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका एंटीना उतना काम नहीं करे। बिल्कुल सिंपल है। देखिए अमेरिकी क्रांति में मध्य वर्ग बहुत एक्टिव नजर आएगा, निम्न वर्ग वहाँ फेल होता हुआ नजर आएगा। फ्रांस की क्रांति में देखिए निम्न वर्ग का अधिक आपको दबाव देखने के लिए मिलेगा। मैंने बताया भी जैकोबियन दल का रोबेस्पियर अपने आप में वो एग्जाम्पल पर्याप्त है। रूस की क्रांति में देखेंगे तो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच, दोनों के बीच एक समन्वय दिखाई देगा जो धीरे धीरे प्रजातांत्रिक मूल्यों को उद्घाटित करेगा। और धीरे धीरे देखेंगे तो कहीं न कहीं उस रूस की क्रांति को कराने में, बोल्शेविक क्रांति को कराने में मार्क्स का बहुत अधिक रोल है, क्योंकि लेनिन कोई और नहीं था बल्कि कार्ल मार्क्स का ही भक्त था। तो देखिए अब लोग बिना सोचे समझे जाने बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते रहते थे कि ये मार्क्सवादी बेकार है, कैपिटलिस्ट है तो अच्छा है, कैपिटलिस्ट है तो अच्छा है, मार्क्सवादी है तो बेकार है। ह्यूमैनिटी आप पढ़ रहे हैं, ना मार्क्सवादी पूरी तरीके से सही है, ना कैपिटलिस्ट पूरी तरीके से सही है। ठीक है, आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को आपको क्रैक करेंगे, किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में आंसर को बैलेंस करके लिखेंगे, किस तरीके से इंटरव्यू में जब सामने जब होते हैं ना पूरा 5-6 जो लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू पैनल, वहाँ आपको फेस करना होता है। और वहाँ फेस करने के लिए भी आप ये नहीं बोल सकते कि मार्क्सवादी बेकार है, कैपिटलिस्ट बेकार है। आपको वहाँ पे ठीक है एक एनालिटिकल अप्रोच से गुजरना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए समझ के पढ़िए, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ठीक है, और पूर्वधारणा से बचिए। क्रांति लगभग देखिए यहाँ पे 25 सालों तक चलेगी, 25 सालों तक। 1789 से देखेंगे तो लगभग क्रांति का ही दौर होता है 1918 तक, जब तक नेपोलियन को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर दिया जाता है। अब उस नेपोलियन को ख़त्म करने के लिए देखेंगे यूरोप में जब नेपोलियन अपना तानाशाही व्यवस्था को फैलाएगा तो पुनः उस महाद्वीपीय व्यवस्था उसका काल बनता है, अर्थात शक्ति संतुलन के नाम पे पुनः ब्रिटेन वापस लौटेगा और फिर पूरे यूरोप के लोग मिल के नेपोलियन को पराजित करेंगे। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए देखेंगे कि लगभग 25 सालों तक मध्य वर्ग वर्सेस निम्न वर्ग, जो मैंने आपको शुरू में लिखाया था, याद कीजिए कि भाई फ्रांस की जो क्रांति है 1789 से पहले कौन कौन से सवालों का तलाश कर रही थी, तो 3 जो सवाल था उसमें आपको मिल गया था। लेकिन सबसे जो लास्ट सवाल था कि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के बीच कैसा संबंध होगा, वो अनुत्तरित रह गया, वो अनुत्तरित रह गया। इसका मतलब कि आप घटनाक्रम को जानेंगे ठीक है, जो हम लोग आज तो नहीं देख पाएंगे, लेक्चर की लंबाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो 4 घटनाक्रम में, 4 स्टेज में ठीक है, एक एक घटनाक्रम को समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच क्या स्थिति रही। क्या फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, लोकतंत्र के नाम पे कायम हो पाई? क्या वहाँ पे मानव अधिकार, बिल ऑफ राइट्स, नागरिक अधिकारों की घोषणा जैसी बातों को क्रियान्वित किया गया? ये सारे ही सवालों का जवाब मिलेगा आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोशिश कीजिए अधिक से अधिक देखिए सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में ठीक है आपको जो फ्री में जो कंटेंट है इतने अच्छे से आपको एक जगह कंपाइल करके इतना जगह दिया जाएगा। बहुत लोग इतना ठीक है करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, नॉलेज भी बहुत यहाँ पे मायने रखता है। देखिए काफ़ी बहुमूल्य लेक्चर है, सब फ्री में आप लोग प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस लेक्चर का वैल्यू समझिए। अगर वैल्यू नहीं समझ में आ रहा तो पिछले साल की यूपीएससी के प्रश्न को उठा के देखिए, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, फिर देखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या रियल में उसका लेवल है कि नहीं है। आंख मूंद के मत पढ़िए। चलिए फ्रेंड्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, वहाँ मिलेगा आपको सारे प्रश्नों का जवाब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए जय हिंद।